सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कॉटलिन की लैंग्वेज के बारे में सारा सिखाने वाले हैं। एंड इसके लिए बेसिक जो प्री रिक्विजिट होगा कुछ भी नहीं होगा, हम पूरे स्क्रैच से लेकर एंड तक बिगनर टू एंड जो भी होता है आपको सब कॉटलिन के बारे में सिखाना चाहेंगे। इसके लिए आपको बस एक आईडी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कोई भी टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नॉर्मली हम इंटेल जे में करते हैं, तो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बना रखी है इंटेल जे आईडी कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक ऐसा सरफेस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक मेन है, ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होते हैं डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट अब स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारा कोटलिन कोड रन होगा, ये इस मेन फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन में हम कुछ एक इनपुट देते हैं और वो सर्टेन आउटपुट देते हैं। वो कहेंगे, वो फिक्स रहते हैं कि अगर हम आपको आप हमको ये इनपुट देंगे तो इसके कंपैरेटिवली फंक्शन में एक कुछ कोड या ब्लॉक रन होगा एंड ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर आउटपुट हम आपको दे देंगे। जैसे यहाँ पे मेन है, मेन में अभी हमने इनपुट कुछ नहीं दे रखा, बट हम इनमें भी इनपुट दे सकते हैं। जैसे वेल एक्स टाइप इन, कुछ हम अपनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसको नल लगते हैं। कोई इनपुट नहीं दिया, जो पहले का रिटर्न कोड है उसको हटा देते हैं। सिंपली इसको रन करेंगे कि हमने इसमें कोई इनपुट नहीं दिया है। यहाँ से हम रन कर सकते हैं या तो यहाँ से रन कर सकते हैं डायरेक्टली। हम इसको रन करके अभी क्विकली आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, ये हमने अभी न्यू प्रोजेक्ट बनाया, तो फर्स्ट टाइम कंपाइलेशन में थोड़ा सा इनिशियली टाइम लेगा, उसके बाद इट विल बी फास्ट। ठीक है, तो अभी हमारा आउटपुट एम्प्टी आया है, क्योंकि इस फंक्शन में हमने ना कुछ इनपुट दिया था आउटपुट दिया था। अब हमने इस फंक्शन में इनपुट तो कुछ नहीं दे रहे हैं, अब हम आउटपुट के लिए क्या करते हैं, ये प्रिंट प्रिंट एलन एक हमारा अनदर फंक्शन होता है। ये हमारा कुछ भी प्रिंट कराने के लिए काम आता है। जैसे मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो अभी इसमें हमने इनपुट कुछ नहीं दिया एंड हम एक आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं। इस ये ब्लॉक है, दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी होगा ये इसका एक ब्लॉक होगा। अब हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट एलन से बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो भी हमें प्रिंट कराना होता है हम वो प्रिंट कराते हैं। अब इसके बाद मैं एक और चीज करता हूँ, प्रिंट फर्स्ट लाइन। यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन नहीं लिखा, प्रिंट लिखा है बस। इस दोनों में डिफरेंट बताता हूँ क्या होता है। अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन। अब मैं इसको क्विकली रन करता हूँ एंड आउटपुट चेक कर लेते हैं हम अपना। ठीक है, तो पहले हेलो वर्ल्ड आया, फर्स्ट लाइन आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस नहीं आया, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया, सेकंड लाइन आया। फिर एलन क्या करते हैं, ये एलन जस्ट एक हमारा कहता है कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, फिर हेलो वर्ल्ड जो भी इस राउंड ब्रैकेट के अंदर सेंटेंस है वो खत्म होने के बाद एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। मतलब एक एक्स्ट्रा एंटर कीवर्ड की प्रेस कर देंगे कि उसके बाद का जो भी है वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे, इसकी जगह हम ये भी करा सकते हैं, बेसिक बेसिक प्रिंट एलन 1+2। तो यहाँ पे 3 आ गया है। ठीक है, 1+2 इन्होंने 3 प्रिंट करा दिया। तो हम बेसिकली हम सीख गए हैं कि प्रिंट कैसे करें। अब इसके बाद हमारा कॉटलिन में आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है कि एक हमारा किसी भी चीज को स्टोर करने का जरिया होता है। हम उसको कुछ नाम देते हैं, जैसे कि मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ कि हमने किसी को नाम दिया, ये नाम नेम, और ये वैल्यू स्टोर कराता है वेरिएबल्स बेसिकली। अब वेरिएबल्स टू टू टाइप के होते हैं, एक जिसको हम चेंज कर सकते हैं एंड एक जिसको चेंज नहीं कर सकते। अभी इनिशियली वेर एंड वेल टू टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। मैं स्टार्टिंग में वेरी दिखा देता हूँ, मैं इसको देता हूँ पर नेम, इसमें मैं दे देता हूँ हिमांशु। तो हमारे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा जो है नेम, और या फिर मैं इसको लिख देता हूँ बॉय। ठीक है, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं बॉय, और उस डेटा क्या स्टोर करा रहा है हिमांशु। तो वेरिएबल में हमारा एक वेरिएबल नेम होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग एक डेटा होगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तब मैं प्रिंट एंड मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि मैं हिमांशु हिमांशु बार बार प्रिंट करूँ, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हिमांशु स्टोर है। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। मैं इसको बार बार प्रिंट करा सकता हूँ सीधा बॉय। मेरे को बार बार हिमांशु लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली देखेगा बॉय, बॉय में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे हिमांशु हिमांशु 2 बार प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें देखते हैं, ये एक हमें वो दे रहा है वार्निंग कि चेंज टू वेल, वेरिएबल इज नेवर मॉडिफाइड। तो वेर और वेल में ये डिफरेंस होता है कि मैं दिखा देता हूँ। मैं अब यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन बॉय करा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉय को मैं चेंज करके कर देता हूँ राहुल। मैंने चेंज कर दिया, मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो पहले मेरा हिमांशु प्रिंट हो गया
एंड उसके बाद मेरा राहुल प्रिंट हो गया, क्योंकि जो मेरे पहले वेरिएबल में जो स्टोर कर रहा था डेटा, मैंने वो डेटा चेंज कर दिया है। तो ऐसे हम वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं। पर कभी कभी सिनेरियो में ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा थ्रू आउट द होल कोड वो वेरिएबल कभी चेंज ना हो। तो एक वेरिएबल होता है वेल। अब देखो मैंने यहाँ पे चेंज करा तो ये एरर दे रहा है मेरे को कि वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको मेरे को यहाँ पे कमेंट करता हूँ मैं इसको, एक मिनट, कंट्रोल से। कमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी भी लाइन के आगे आप ऐसे दो स्लैश डाल दें तो वो कमेंट कर देगा। ऐसा करेगा कि वो लाइन है ही नहीं, उस लाइन को स्किप कर देगा। स्किप मतलब 5 पे पड़ेगा, फिर सीधा 6 लाइन को जब रन कर रहा हो जाएगा, इसको स्किप कर देगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट देख लेते हैं। हिमांशु हिमांशु, तो वैल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब हमारे इसमें होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वैल हो या वैर हो, जो भी वेरिएबल है उसमें हम एक पर्टिकुलर डेटा टाइप्स की ही चीज स्टोर करा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको स्टोर करा रहे हैं, मैं अभी इस पे हवर करूंगा बॉय पे, तो इसके डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर मैं करता कि वेल एज, तो अभी मैं इस पे हवर करूंगा तो ये इंटीजर दिखा रहा है, इंट। इंट मतलब अगर कोई भी आप इंटीजर वैल्यू 1 2 3, कोई भी नंबर, कोई भी फ्लोटिंग नंबर हमारे, अब मैं आपको डेटा टाइप्स चले सारे बता देता हूँ। हमारा होता है इंटीजर, उसके बाद हमारा होता है फ्लोटिंग। इंटीजर में बहुत आता है, बिट्स, स्मॉल इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा आता है फ्लोटिंग वैल्यू, जिसमें हम डेसिमल स्टोर करते हैं। अगर 2 स्टोर कराना है तो वो एज ए इंटीजर स्टोर होगा। मैं दिखा देता हूँ एक और, वेल वेट, WEIGST इंटू 3 पॉइंट, लेट्स से 70.2 केजी है। मैं इसको दिखाता हूँ। अभी हमारा, अब मैं इसका स्ट्रिंग टाइप देखूँ तो डबल आ रहा है। तो डबल और फ्लोट इक्वल है। कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर हमें प्रिंट करानी होती है या स्टोर करानी होती है, उसको हम डबल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे किस किस टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट जो मेन है मैं आपको बता रहा हूँ, एंड बुलियन। बुलियन क्या होता है, वो बस ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। एक कैरेक्टर भी होता है, जैसे ये अभी होल स्ट्रिंग है हमारी। अब मैं हिमांशु की जगह अभी इसको देखता हूँ। अब इसका टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोट में मैं एक सिंगल कोट रखता हूँ। अभी क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप यहाँ पे CHAR, कैर। कैर डेटा टाइप सिर्फ एक अल्फाबेट शो कराता है। बट मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल Z से अनडू कर देता हूँ। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप वेल इज बॉय। ठीक है, तो इसका बुलियन ट्रू। अब बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स यूज करता है। अब देखो मैं यहाँ पे इस बॉय को, पहले इसको मैं वेर कर देता, पहले इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सॉरी, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। अगेन कमेंट मतलब कि ये ब्लॉक ऑफ लाइन कोड है ही नहीं, डिलीट है। ठीक है, तब क्विकली देख लेते हैं हम। पहले हमने बॉय प्रिंट कराया जो हिमांशु था, तो उसके बाद एज प्रिंट कराई 3, एंड उसके बाद वेट एंड ट्रू, इस बॉय की वैल्यू ट्रू कराई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इज बॉय इक्वल टू, अगर अभी तो ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी, देखो मैं अभी यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, मेरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। बट मैं चाहता हूँ मैं इस बॉय वेरिएबल को एक्सेस करूँ, तो मैं डॉलर लिखूंगा और इस बॉय लिख दूंगा, तो इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर देगा प्रिंट लाइन के अंदर। जो भी वेरिएबल लिखना है उससे पहले डॉलर लिख दो, एक्सेस कर लेगा। तो इस बॉय यस ट्रू। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉय की जगह मैं यहाँ पे 3 असाइन कर रहा हूँ। पहले तो क्योंकि ये वैल है तो री असाइन नहीं होगा, वैर करना पड़ेगा। अब मैं 3 असाइन करूंगा तो देखो क्या एरर दे रहा है, द इंटीजर लिटरल डज नॉट कंफर्म टू बी एक्सेप्टेड टाइप बुलियन। क्योंकि इस बार हमारा बुलियन है, तो बुलियन हमारा बस दो वैल्यू स्टोर कर जाता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉल्स रीअसाइन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो हमारे यहाँ पे फॉल्स वैल्यू प्रिंट करा देगा, वैल्यू ऑफ इस बॉय इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, अब इसके अलावा मैं क्या देखता हूँ, मैं पहले इसको अभी वेर कर देता हूँ। अब मैं एज को असाइन करने की कोशिश करता हूँ, एज वॉज इक्वल टू 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है, फ्लोटिंग इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये भी कह रहा है कि हमारा इंटीजर वैल्यू था एज, उसको फ्लोट में चेंज कर रहा है, तो नहीं होगा। मैं इसके बाद न्यू एज डॉलर एज, मैं यहाँ पे एज को चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको 3.6 को इंट में चेंज कराया, तो देखिए न्यू एज हमारी पहले तो नॉर्मल 3 आई, फिर 70.2। मैं इसको जरा न्यू एज को थोड़ा इजी रहे 10.6 कर देता हूँ। 10.6 कोई एज होती नहीं है, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है।
जैसे आपको सिखाने के लिए कि फ्लोट नंबर को int, ये हमेशा इसकी जो डेटा टाइप है हमारा इंट ही होना चाहिए। ठीक है, तो न्यू एज हमारी हो गई 10। ये हमने उसका इंट में चेंज कर दिया, जो इंटीजर का पहला पार्ट था वो बोलेगा, इंटीजर हो गई 10 हो गई। एंड इसके अलावा ये तो नॉर्मली हमारा हो गया कि ये ऑटोमेटिकली इसने देख लिया कि स्ट्रिंग है, तो मैंने स्ट्रिंग ले लिया। अब मैं इस बॉय को 4 कर दूं, तो यहाँ पे इसने इंटीजर ले लिया। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो बॉय है हमारा टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं इसको अभी 5 दूंगा तो एरर देगा, ऑटो कन्वर्ट नहीं होगा, मैं कुछ कोई भी वैल्यू नहीं दे सकता क्योंकि मैंने एक फिक्स डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है कि स्ट्रिंग ही होगा। और इसको मैं दूंगा हिमांशु। ऐसे ही मेरा एज में भी मैं फिक्स डेटा टाइप कर सकता हूँ अपना इंट, कैपिटल आई होता है, एंड यहाँ पे होगा मेरा 20। ठीक है, अब मैं इंट की जगह कुछ और भी दूंगा तो वो एरर देगा, क्यों, टाइप मिसमैच रिक्वायर्ड इंट एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हो गया मेरे को इंट वापस, मैं यहाँ पे वापस इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ 20। तो ये था हमारे वेरिएबल्स के बारे में। ऑपरेशंस देख लेते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। मैं दो वेर डिफाइन करता हूँ, आई इक्वल टू 20, वेर जे इक्वल टू 30। तो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन तो वही होते हैं, प्रिंट एलन आई प्लस जे, मैं नेक्स्ट लाइन में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें, पहले यहाँ पे हम इसका टाइप देखते हैं, आई का इंट है, जे का भी इंट है। ठीक है, दोनों का इंट टाइप है। यहाँ पे 50 -10, 20 -30 -10, यहाँ पे जीरो आ रहा है। 20/30 जीरो आ रहा है, पॉइंट में नहीं आया। क्योंकि पॉइंट में क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। आई भी इंट है, जे भी इंट है, अगर हम इंट को इंट से डिवाइड करेंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू ही देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे जिस लेट में डिफाइन एज फ्लोट वैल्यू, ठीक है, मैंने इसको फ्लोट वैल्यू डिफाइन कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ। इंटीजर बाय फ्लोट हमारा हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर बाय इंटीजर फ्लोट ही करेगा, फ्लोट बाय फ्लोट भी फ्लोट करेगा। मतलब अगर सिर्फ इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर एक भी फ्लोट आ गया चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। अब पहले एक बार एरर देख लेते हैं, हमारा एरर क्या आ रहा है एक्चुअली में। इनिशियलाइजेशन टाइप मिसमैच कॉटलिन फ्लोट एक्चुअली कॉटलिन इंट। अब ओके, मतलब हाँ, मैं 2.5 वैल्यू दे देता हूँ यार, हाँ, इससे भी अच्छा मैं 5.0 दे देता हूँ सीधा। 1.1, एक मिनट, फ्लोट में 5.0। अब मैं इसको रन कर देता हूँ जस्ट फॉर क्विकली समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सारी वैल्यू देख रहे हैं कि फ्लोट में ही रिटर्न हो रहा है, क्योंकि एक फ्लोट आ गया तो सारी वैल्यू फ्लोट में ही रिटर्न हो रही है। आई प्लस जे 20 + 5.0 20.0 दे रहा है, पहले हमारा 25, सॉरी 25.0 दे रहा है, पहले हमारा सिर्फ 25 दे रहा था, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर कर देता है तो इंटीजर रिटर्न कर रहा था। जब भी एक फ्लोट या डबल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो उसको ही इंट्रोड्यूस करता है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि ये वैल्यू मेरी इंटीजर में आए तो टू इंट मैं चेंज कर दूंगा, इसकी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। मैं क्विकली रन करता हूँ। अब यहाँ पे डिवाइड भी देख सकते हैं, 20/5.0 4.0 दे रहा है, एंड मल्टीप्लाई 100.0। अब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 25 ही दे रहा है, बस 25.0 नहीं आ रही है क्योंकि मैंने इंट में चेंज कर दिया उसको। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। इसके अलावा भी हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। तो जैसे कि प्रिंट एलन आई वॉज ग्रेटर देन जे, मैं इसको रन करता हूँ। कंडीशन आई ग्रेटर देन जे इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, प्रिंट एलन आई इज लेस देन जे, ऐसे करके हमारे बहुत सारे होते हैं। आई लेस देन इक्वल टू कि, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आई वाज इक्वल टू डबल इक्वल टू यहाँ पे करते हैं। डबल इक्वल टू क्योंकि आई इक्वल टू है जे के, ये चेक करने के लिए। अगर सिक्वल इक्वल टू करते तो वो उसको वैल्यू असाइन कर देता। ओके, ओके, एक मिनट, मैं इसको इंटिटी दे देता हूँ अभी सिखाने कि हम इंटीजर को डबल से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इक्वल टू वो हमारा वैल्यू नहीं दे रहा। तो हम देखते हैं प्रिंट एलन, ये हमें बता रहा है कि ट्रू या फॉल्स कंडीशन देता है। हम चेक करते हैं जब भी कि आई ग्रेटर है या जैसे ये 20 है 5, हाँ ग्रेटर है। क्या आई छोटा है इससे, फॉल्स, नहीं छोटा नहीं है। लेस देन इक्वल टू है, छोटे है तो बराबर नहीं। बड़ा है छोटा, आई बड़ा है, हाँ बड़ा है। आई इक्वल टू जे, नहीं, आई इक्वल टू जे नहीं है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे आते हैं
पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है देखो। एक मैं यहाँ पे प्रिंट एलन कर देता हूँ i+1। एक मैं करता हूँ हमारा होता है प्रिंट एलन प्लस आई। और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट प्री i++। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्री इंक्रीमेंट, ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। मैं इसको कमेंट करता हूँ इस वाले को से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 21 था पहले i+1। अब मैंने i++ करा तो 20 था, इसने क्या करा कि पहले i की वैल्यू ली फिर उसको प्लस प्लस कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट एलन आई करता हूँ। मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्रिंट एलन आई प्लस प्लस। सॉरी थोड़ी सा मैंने कंफ्यूजन कर दिया होगा यहाँ पे, बट हाँ बस सबर रखिए। देखो मैं पहले आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। करेंटली आई की वैल्यू क्या है 20। अब मैंने i++ लिखा, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले आई की वैल्यू रीड कर देगा, रिटर्न कर देगा वैल्यू, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो आई की वैल्यू उसने रीड करी 20, रिटर्न कर दिया, प्रिंट कर दिया 20। अब प्लस प्लस कर दी, क्योंकि प्लस कर दी तो नेक्स्ट अगर मैं आई की वैल्यू करेंटली आई की वैल्यू क्या हो गया 21, तो इसने यहाँ पे आई की वैल्यू क्या करा 21 प्रिंट कर दिया है। 21 प्रिंट कर दी। ठीक है 21। अब ये प्लस प्लस आई क्या करेगा, ये इससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि प्लस प्लस आई पहले प्लस कर लेता है। आई की वैल्यू 21 से 22 हो गई, फिर उसके बाद रिटर्न करता है प्लस करने के बाद पहले। ठीक है, तो प्री में पहले प्लस कर देता है फिर रिटर्न करता है, पोस्ट में पहले रिटर्न कर देता है फिर प्लस करता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब हो गई हमारी 22, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आई की करंट वैल्यू हमारी 22 है। तो ये हो गया। एंड सेम केस आप प्लस प्लस कर लें या माइनस माइनस के लिए कर दें, हाँ ये भी वही काम करेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। करंटली वैल्यू हमारी आई थी 20 होगी। ठीक है, अब पहले आई था, पहले उसने आई रिटर्न कर दिया 20, माइनस माइनस कर दिया, नेक्स्ट में आई कितना आएगा हमारा 19। तो यहाँ पे आई हमारा कितना आया 19, क्योंकि उसने माइनस कर दिया। अब करेंटली इसने पहले प्लस कर दिया होगा तो 20 रिटर्न कर देगा 20, एंड अगेन यहाँ पे तो 20 ही रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट हो गए एंड प्री इंक्रीमेंट हो गए। अब इसके अलावा हमारे होते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर से मैं आपको पहले एक इफ एल्स कंडीशन बता देता हूँ, ताकि आप अच्छे समझ में आ जाए थोड़ा सा। 5 इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, मैं लिखता हूँ इफ चेक कि आई वाज ग्रेटर देन जे। तो मैं एक ब्लॉक में जब भी करली ब्रैकेट आता है तो उसको ब्लॉक दिखाते हैं, उसके अंदर कुछ कोड रख सकते हैं, प्रिंट एलन मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन जे। आई की वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। हम यहाँ पे आए, आई की वैल्यू 20 इज ग्रेटर देन जे, क्योंकि ये ट्रू था। अगर मान लीजिए जे की वैल्यू 50 होती, मैं इसको रन करता हूँ, तो अब इस बार क्या इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा, नहीं, क्योंकि आई इज ग्रेटर देन जे नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ऑलवेज फॉल्स। तो इफ कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए तभी इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। तो हम एक अलग ऑपरेटर एल्स, अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड आई इज स्मॉलर देन जे। ठीक है, तो अब अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा एल्स कंडीशन रन होगा। तो 20 इज स्मॉलर देन जे इस कोड में आ गया है। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि इधर नेस्टली इफ एल्स लगा सकते हैं कि इफ आई वाज ग्रेटर देन जे, एल्स इफ आई वाज इक्वल टू जे, देन हमें क्या प्रिंट करना, आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, एल्स ही करना है। तो अगर मैं अभी इसको इक्वल कर देता हूँ, ठीक है मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, 20 इज इक्वल टू दे, क्योंकि इस कंडीशन पे आए ये फॉल्स हो गए क्योंकि आई बड़ा नहीं है। नेस्टेड इफ एल्स में होता है कि पहले आई इफ पे आया, मैं एल्स इफ पे आया, अगर मेरा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया तो मैं नीचे वाला एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा, क्योंकि एक कंडीशन ही ट्रू हो गई। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं नीचे वाला कोई भी जितना भी इफ एल्स है वो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि देन एक्स इक्वल टू 5। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि इफ आई वॉज ग्रेटर देन जे हो, एंड
एक्स वॉज ग्रेटर देन वाई हो तभी मैं प्रिंट करूं, प्रिंट एलन कुछ भी कर देता हूँ, जैसे कि यस। मेरे को ये कंडीशन देखनी है कि ये भी ट्रू का हो एंड ये भी ट्रू हो। इसका एक तरीका ये है कि पहले तो मैं ये लिख दूं और उसके अंदर अगर ये ट्रू है, इफ एक्स वॉज ग्रेटर देन वाई ये हो, तब इसके अंदर मैं वेट 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 इस कंडीशन को रन कर दूं नेस्टेड इफ एल्स में, सॉरी वेयर, अगर नहीं है तो एल्स। ठीक है, अगर आई ग्रेटर देन जे है, ठीक है, यस, एक्स ग्रेटर देन जे है फाइव, हाँ तो यस हो गया हमारा प्रिंट, नो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा एक और तरीका होता है, एंड ऑपरेटर होता है हमारा, इफ एक्स आई वाज ग्रेटर देन जे, एंड डबल एंड लिखते हैं कि एंड वाई एक्स वाज ग्रेटर देन वाई, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर एक्स भी ग्रेटर देन है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब मैं देखो मैं वाई को ग्रेटर कर देता हूँ, ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ, एल्स में यहाँ पे लगा देता हूँ एल्स ब्लॉक में है, और हम इफ ब्लॉक में है। अब मैं रन करता हूँ, इसमें हमारा आई तो जे से बड़ा है बट एक्स जो है वो हमारा वाई से बड़ा नहीं है, तो हम एल्स ब्लॉक में आ गए, तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। अब हम चाहते हैं, एक तो एंड ऑपरेटर हो गया कि दोनों ट्रू, और एक होता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है कि जितनी भी कंडीशन है दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगी तो हमारा इफ ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बस अगर यही ट्रू कर दे तो इफ ब्लॉक में आ गए, या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। हम और भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं जितने भी जितनी चाहें, आई वाज ग्रेटर देन एक्स, या फिर और तो उसके हिसाब से हम कितनी भी कर सकते हैं। एंड का मतलब ये होता है कि जो कंडीशन है दोनों ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब होता है कि कोई भी एक ट्रू हो जाए। ठीक है, उसके अलावा हम पे एक और है कि एक्स आई वाज नॉट इक्वल टू वाई। अगर आई वाई के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर होता है कि आई वाई के इक्वल है, एक नॉट इक्वल टू होता है, तो आई वाई के इक्वल टू नहीं है, 20 10 के इक्वल टू नहीं है, तो इसने ट्रू रिटर्न करा एंड हम इफ ब्लॉक में आ गए। तो ये हमारे ऑपरेटर्स से कॉर्लिन में। उसके बाद है हमारा रेंज एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो रेंज एंड एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। मान लीजिए वेल हमारे नंबर है, एक नंबर है 5, और मेरे को रेंज बनानी है। रेंज रेंज है हमारी नंबर इन 1 5। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट इंस्टेंट, सॉरी मैंने रेंज लिखा है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये बुलियन टाइप है, मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ठीक है, ट्रू। तो आप अब यहाँ पे रेंज क्या दिख रहा है कि नंबर इन 1 to 5 के बीच में है या नहीं। 1 डॉट डॉट 5 के दिखाता है कि 1 से लेके 5 के बीच में 5 है या नहीं, तो यस, इसका रिटर्न क्या तेरा बुलियन नंबर कि हाँ, नंबर जो है हमारा नंबर 5 था, ये 1 से लेके 5 के बीच में है। अब इसके अलावा एक और होता है 1 अंटिल 5। तो अंटिल में क्या होता है, हमारा 5 इंक्लूड नहीं होता। देखो आप यहाँ पे देखोगे लेस देन इक्वल टू है कि 1 से बड़ा हो या 1 से इक्वल हो, पर 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो रेंज है नंबर 5 है, 5 से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स देगा, फॉल्स, क्योंकि 1 से लेके 4 के बीच में होगा, क्योंकि ये अंटिल है 5। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ डॉट डॉट लिख देता, ये बाकी ऑपरेटर वो खुद ही दिखा रहा है, डॉट डॉट लिखता है तो देखो इक्वल टू आ जाता, 5 इक्वल टू आ जाता। तो ये हमारे रेंज के लिए कैलकुलेट करते हैं। इफ एक्सप्रेशन में अब मैं इफ में एक दो चीजें और दिखा देता हूँ, अभी मैंने नोट्स में देखा है, जैसे कि वेल पर्सन इक्वल टू हिमांशु। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इफ पर्सन वाज इक्वल टू ऑपरेटर में दिखा रहा था हिमांशु, हिमांशु एस एच यू।
बाय द वे, अगर आपको डिटेल में भी कॉटलिन सीखना है तो आप एक चेसी कोड यूट्यूब चैनल है, मैंने भी वहां से कॉटलिन की पूरी प्लेलिस्ट करी थी, आप वहां से भी देख सकते हो। बट मोस्टली इस पूरी प्लेलिस्ट का सारी वीडियो इस छोटी सी वीडियो में मतलब छोटी नहीं, इस वन वीडियो में कवर्ड है। ठीक है, तो हम इफ ब्लॉक में है, पर्सन इक्वल टू हिमांशु, मैं बस एक नाम हटा देता हूँ, एच की जगह मैंने यू हटा दिया, तो इट विल नॉट बी रन, तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि इफ ब्लॉक में है नहीं, एंड एल्स ब्लॉक में हमने कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करा था, तो वो नहीं गया वहां पे। अब इसके अलावा हम पे इफ स्टेटमेंट तो हो गई, हम पे होती है एक व्हेन स्टेटमेंट। अगर हम मान लीजिए मल्टीपल, जैसे मैं देखता हूँ इफ पर्सन इज हिमांशु एंड एल्स, कॉपी ही कर लेता हूँ इसको जल्दी जल्दी, पूरे को भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे हिमांशु प्रिंट कर देता हूँ, पर्सन मेरा राहुल है, तो करण, मैं क्या देता हूँ, करण is talking है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले इफ पर्सन अगर हिमांशु है तो हिमांशु प्रिंट कर देगा, राहुल है तो राहुल प्रिंट कर देगा, करण तो करण प्रिंट कर देगा, नेल्स ब्लॉक में चला जाएगा वो। मैं इसको क्विकली रन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा भी करण इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि करण था हमारा वैल्यू, एल्स ब्लॉक में नहीं गया, तो हमें काफी नेस्टेड इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स ये सब लिखना पड़ रहा है। तो नेस्टेड इफ एल्स की जगह मैं क्या करूंगा, वेन लिखूंगा। वेन में मैं अपना पर्सन पास करूंगा, पर्सन की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख लूंगा कि पर्सन में अगर हिमांशु है मेरा, JMANSHU, तो मेरा ये प्रिंट कर दे हिमांशु। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी ये मेरा न्यू लैपटॉप है तो मेरा इतना हाथ इसमें बैठा नहीं है। अगर ये मेरा है राहुल, तो इट विल चेंज इट टू राहुल एंड करण, देन मेरा प्रिंट इन करण एल्स। ओके, तो मैं अभी इस इफ वाले को मैं अपना क्या कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पर्सन पास करा है तो पर्सन चेक करेगा, हिमांशु है, राहुल है, करण है, तो इतने इफ एल्स की जगह मेरा एक वेन स्टेटमेंट आया एंड बच गया, तो करण है, मैंने करण प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा वेन स्टेटमेंट था। लूप्स, लूप्स में हमारे वाइल आते हैं, डू वाइल आते हैं, फॉर लूप आते हैं। अभी मैं डू वाइल दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे को वेल काउंटिंग करनी है 10 तक, ऑटोमेटिकली इंटीजर डिफाइन कर देगा इसको। ठीक है, तो वाइल काउंट वाज नॉट इक्वल टू 10, सॉरी मैं काउंट को देता हूँ 1। तो जब तक वाइल मैंने लिखा है ना, जब तक वाइल के अंदर की जो स्टेटमेंट है ना इस ब्लॉक के अंदर वो ट्रू रहेगी, वो रन होता रहेगा, बार बार आता है काउंट प्लस प्लस प्रिंटलन काउंट। ओके, मैंने वेल कराया तो रीअसाइन नहीं हो सकती, मैं वेल कर देता हूँ, देखो 10 तो बड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा 5 दे देता हूँ। पहले काउंट की वैल्यू 1 थी, क्या 1 5 के इक्वल था, नहीं, तो हम अंदर आए, काउंट की वैल्यू मैंने प्लस कर दी एंड प्रिंट कर दिया मैंने 2। अब ये कोड खत्म हुआ, अब मैं दोबारा वाइल लूप पे जाऊंगा, तो वाइल लूप में ये होता है रिपीट करता है, दोबारा कंडीशन चेक करता है एंड दोबारा प्रिंट किया हुआ 2 चेक करा, 2 5 की इक्वल है, नहीं 3 4 5, जब 5 हुआ 5 5 इक्वल है, 5 इक्वल है। अब हम पर चेक कर रहे थे 5 काउंट वाज नॉट इक्वल टू 5 बट काउंट वाज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ब्रेक कर जाएगा एंड 5 पे ही हमारा खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बाई चांस लिख देता कि ट्रू ही पास कर दिया मैंने कि हमेशा वैल्यू ट्रू ही रहेगी, तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा और आपका CPU मतलब चलता ही रहेगा, रन ही होता रहेगा, रन ही होता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा एंड आपको मेमोरी एरर आ जाएगा एट द एंड। तो ये ध्यान रखना है हमेशा हमें लूप करते हुए कि इन्फिनाइट लूप कभी भी रन ना करें। ठीक है, एक हमारा वाइल हो गया, जिसे मैं काउंट इक्वल टू 1 लिखता हूँ, काउंट 1 ही है। हाँ, तो इसमें 2 की प्रिंट हम देखते हैं कि काउंट इक्वल टू 1 है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारी।
तो उसने काउंट को इंक्रीज करा, प्रिंट कर दिया 2। अब मैं ऊपर आया तो काउंट के 1 के इक्वल है नहीं, क्योंकि काउंट 2 हो चुका है, तो अब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और उसके बाहर आ जाएगा। मेरे को यहाँ पे लिखना था नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि काउंट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगा एंड एक भी प्रिंट नहीं होगा। एक हमारा होता है डू वाइल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू वाइल। डू और वाइल में ये फर्क होता है कि वाइल में पहले कंडीशन चेक करता है फिर अंदर का ब्लॉक रन करता है। डू में क्या होता है कि एक बार तो पर्टिकुलर श्योर है कि हमारा ब्लॉक रन करेगा ही करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हाँ ये दिखा देता हूँ कि काउंट वाज नॉट इक्वल टू 1, जैसे ऊपर वाला ब्लॉक हमारा चला ही नहीं था क्योंकि काउंट 1 के इक्वल था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई थी। पर अगर मैं डू वाइल ब्लॉक लिखूंगा तो एक बार रन हो गई होगा 1 एंड उसके बाद कंडीशन चेक करा, ये मैच नहीं करा तो हमारा फॉल्स हो गया। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ 1+1, मैं इसको रन करता हूँ तो इन्फिनाइट रन हो रहा है। इन्फिनाइट रन क्यों हो रहा है? पहले काउंट प्रिंट करा हमने 1, अब मैंने काउंट को 1 से इंक्रीज करके 2 कर दिया। अभी कंडीशन चेक कर रहा है कि काउंट 1 के इक्वल नहीं है, हाँ 1 के इक्वल नहीं है क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 है, तो ये ट्रू रहेगा। एंड फिर दोबारा काउंट को मैंने 2 प्रिंट करा, फिर इंक्रीज कर दिया, तो जैसे जैसे इसके इंक्रीज हो रहा है 1 कभी आएगा ही नहीं, तो इन्फिनाइटली रन हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काउंट लेस देन 3। पहले काउंट की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, काउंट 2 हो जाएगा, वैल्यू देखेगा लेस देन 2 है, हाँ ओके, अगेन 2 के अंदर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 3, सॉरी वैल्यू अभी 2 है, प्रिंट 2 कर दिया, अब काउंट प्लस प्लस में 3 हो गई, लेस देन 3 है 3 नो, तो फॉल्स, अब इससे बाहर आ जाए। फॉर लूप में क्या करेंगे हम, फॉर हम में एक वेरिएबल देते हैं इंट आई इन 1 रेंज, जैसे मैंने बताया था अंटिल 5 लिख दें, अंटिल 5 या फिर डॉट डॉट 5, जो भी आपको करना है, प्रिंट एलन आई, मैं इसको रन कर दूंगा। तो फॉर लूप में हम दिखाते हैं कि आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक वो सारी प्रिंट करेगा, तो 1 2 3 4, हाँ 1 से लेके 5 तक नहीं, 5 से छोटी वैल्यू मैं डॉट डॉट लिखता तो वो 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देता। अब जैसे मैं x वाज इक्वल टू 100 एंड j वाज इक्वल टू 10, 1 j, x से लेके j के रेंज में मैं इसको रन, तो जो i है ना वो करंट इंडेक्स को डिनोट करता है, करंट x 101 और 101 से लेके 10 तक सब हमारा प्रिंट हो गया। तो ऐसे हमारा फॉर लूप काम करता है। तो फंक्शन जैसे हमारा मेन भी फंक्शन है, अभी के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था फंक्शन एक ऐसा मान लीजिए डिब्बा है, अभी उस डिब्बे का नाम मैं यहाँ पे सम देता हूँ, सम, ठीक है। उसमें हम या तो इनपुट देंगे या तो नहीं देंगे, हमारी मर्जी है, बट जो भी इनपुट होगा, एम्प्टी इनपुट भी इनपुट है, जो भी इनपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। जो भी उसके अंदर का ब्लॉक है वो ब्लॉक रन करेगा, वो देखेगा इस इनपुट के लिए ये ब्लॉक ने जो आउटपुट दिया वो हमेशा वो वाला आउटपुट देगा। अब हम सम में देखते हैं, सम में हम इनपुट लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अभी मैं एक्स का टाइप डिफाइन कर देता हूँ, इंट टाइप का लूंगा, और वाई का डिफाइन कर देता हूँ वाई टाइप का लूंगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कर दूंगा रिटर्न प्लस वाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एलन सम 2+5। तो हम यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और फंक्शन की रिटर्न वैल्यू, एक मिनट में देख लेता हूँ, रिक्वायर्ड यूनिट, ओके, हाँ मैंने टाइप डिफाइन नहीं करा था, फंक्शन का भी टाइप हमें डिफाइन करना पड़ता है कि क्या टाइप का। तो ये हमारा फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि x प्लस वाई ऑफ कोर्स इंटीजर वैल्यू होगी हमेशा। यहाँ पे 7 आ गया, प्रिंट एलन हमने 7 रन कर दिया क्योंकि सम है। उसके अलावा मैं इसको अलग से स्टोर भी करा सकता हूँ, वेल, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, वेल जैसे i इक्वल टू 10, वेल j वाज इक्वल टू माइनस 2 भी इंटीजर वैल्यू है, एंड वेल आंसर आंसर वाज इक्वल टू सम आई कोमा जे। हमने इनपुट पास करा तो कुछ कोड रन करेगा, उसको कुछ आउटपुट दे देगा, प्रिंट एलन मैं आंसर को प्रिंट कर देता हूँ। अब आंसर जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे जो भी हमें वैल्यू मिलती है डेटा वो हमेशा होल्ड कर लेता है,
वेरिएबल में आई प्लस जे मिलेगा, आई प्लस जे 8, 10 प्लस माइनस टू, तो प्लस माइनस टू 8, तो हमारा प्रिंट 10 हो गया, आंसर हमेशा 8। ठीक है, तो ये हमारा था फंक्शंस। इसकी जगह हम और अलग अलग टाइप के फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कि हम बूलियन फंक्शन बना लेते हैं, इज इवन। ठीक है, तो कोई भी नंबर हम लेंगे, उसका टाइप इंट होगा, रिटर्न टाइप होगा बूलियन, बूलियन एंड रिटर्न। अब हम कैसे देखेंगे कि इवन है या नहीं, रिटर्न जो है नंबर मॉडुलस 2। तो मॉडुलस में मैं बता दूं, भूल गया था ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस डिवाइड होता है, मॉडुलस जो होता है ना, वो हमारा रिमाइंडर देता है। तो अगर हम नंबर से जो भी 2 को डिवाइड करेंगे, उसको जो रिमाइंडर होगा, अगर कोई इवन नंबर है वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0। तो अगर नंबर इसने जो रिमाइंडर दिया वो 0 के इक्वल है, तो कभी भी कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, तो ये हमारा क्या देगा, टू बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इज इवन है वो देख लेंगे हम, तो हम यहाँ देखेंगे प्रिंट एलन इज इवन, आंसर देख लेंगे, जो आंसर की वैल्यू है हम देख लेंगे आंसर की वैल्यू इवन है या नहीं। ठीक है, तो आंसर की वैल्यू ट्रू 8 है, तो ये इवन है, ट्रू है। अब हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से फंक्शन भी कॉल करा सकते हैं, क्योंकि हम मेन फंक्शन के अंदर से ही तो सम कॉल करा रहे हैं। इस सम के अंदर से मैं कॉल करा देता हूँ इसको, पहले मैं नम को कॉल कराता हूँ, सॉरी एक्स को, जो मैंने एक्स पास करा है। एक्स क्या था हमारा, जो हमने आई पास करा, इसको मैं ऑर्डर असाइन कर देता हूँ 7। हम इसमें एक्स वाई कुछ भी इनपुट का नाम दे सकते हैं, नम जो आपकी मर्जी है। तो पहले हम सम में आए, एक्स क्या देखा हमने, इजी वन पे आए, इजी वन ने क्या कर दिया, सॉरी क्योंकि यहाँ प्रिंट कराना था ना इसे, कंट्रोल एक्स प्रिंट एलन कंट्रोल वी, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम सम पर आए, सम ने देखा क्या एक्स की वैल्यू क्या पास करी हमने, 7। तो हमने देखा सम ने इज इवन रन करा, क्या एक्स 7 इवन है, तो इसने करा फॉल्स। फिर सम ने रिटर्न कर दिया वैल्यू, जो रिटर्न वैल्यू वो आंसर में स्टोर हो गई। आंसर क्या है हमारा 5, 10 प्लस माइनस टू 5। फिर हमने आंसर प्रिंट कर दिया 5, एंड फिर हमने चेक करा क्या 5 इवन है, तो नो 5 भी इवन नहीं है, 5 ऑड है। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए। एरे एरे क्या होते हैं, अगर हमें एक से ज्यादा मल्टीपल चीजें शो करानी है, तो जैसे अभी हम वेरिएबल में सिर्फ 7 नंबर स्टोर करा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 7 5 3 4 मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता है, तो हटा देता हूँ। फंक्शन हम बना सकते हैं, बस इसको कॉल नहीं करेंगे, वैल्यू नेम्स। ठीक है, मैं इसमें देता हूँ एरे ऑफ हिमांशु, कॉमा, मेरे को जो जो मल्टीपल वैल्यू देनी है, राहुल कॉमा करण। नेम्स का टाइप एरे है, और एरे के अंदर क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे अब मैं इसको इंटीजर टाइप डिफाइन कर देता, अगर एरे ऑफ इंट, तो ये मेरा एरर दे देता, क्यों कि रिक्वायर्ड इंट है पर मैं वैल्यू पास करा रहा हूँ वो स्ट्रिंग। तो मैं अभी इसको कंट्रोल जेड कर दूँ, डी करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एजिस। तो मैं देखना अभी टाइप खुद ही चेंज हो जाएगा, या तो मैनुअली वो ऑटो चेक कर लेता है कि सबका टाइप क्या है, 3। तो क्योंकि सारी इंटीजर वैल्यू एरे में, मतलब एजेस में, तो एरे ऑफ इंट हो गया, क्योंकि इंटीजर का एरे है, इंटीजर वैल्यू है सारी। अब मैं यहाँ पे देखना क्या करता हूँ, मैं 3 को हाई लिख देता हूँ। अब देखते हैं एरे की वैल्यू क्या होगी, एरे की वैल्यू चेंज हो गई है, कंपेरेबल। ठीक है, तो एनी वैल्यू हो गई है, जरूरी नहीं कि इंट स्टोर कर रहा है वो, या स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है वो, मल्टीपल डेटा टाइप भी स्टोर करा सकते हैं। तो ये हमारा एरेज हो गया, मल्टीपल डेटा टाइप। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को प्रिंट करूँ फॉर नेम, आई लिखूँ या मैं नेम लिखूँ, मेरी मर्जी है, नेम इन नेम्स, नेम्स जो भी नेम्स है, नेम पे आइटरेट कराएगा, हमें रेंज देनी पड़ती है फॉर लूप में, तो मैंने इसके दे कर दी प्रिंट एलन नेम। हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं, नेम में हिमांशु राहुल एंड करण प्रिंट कर दिया इसमें। अब इसे एजिस के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर आई इन एजिस प्रिंट एलन, तो आई एजिस पे आइटरेट करेगा एंड आई को प्रिंट कर देगा हाई, मतलब 1 2 एंड हाई। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया, फॉर लूप को आइटरेट करना सीख लिया हमने। एंड इसके अलावा हम एरे की वैल्यू क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले एक्सेस क्या करते हैं, देखो एक्सेस भी कर सकते हैं, प्रिंट एलन एजेस नॉट जीरो। मैं हाँ ये भी बता देता हूँ, जो एरे है
उसके ना एक इंडेक्सिंग होती है, जो सबसे पहला पार्ट ये है, जिससे ये वन फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, ये होगा जीरो। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारा जीरो इंडेक्स पे है हिमांशु, राहुल हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे, एंड करण हमारा सेकंड इंडेक्स पे है। एजिस में वन हमारा जीरो इंडेक्स पे, टू हमारा फर्स्ट पे, एंड हाई हमारा सेकंड इंडेक्स पे है। अगर मेरे को सिर्फ हिमांशु हिमांशु प्रिंट करना है, तो एरे मैं ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, मैं जीरो इंडेक्स पे मेरा जो है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मेरे जीरो इंडेक्स पे भी हिमांशु है, तो मैंने वन प्रिंट, सॉरी एजिस लिया, एजिस के जीरो इंडेक्स पे वन था तो वन प्रिंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एजिस के जो सेकंड इंडेक्स पे था, जीरो वन टू हाई, उस मैंने नम इंटीजर स्टोर कर रहा था, मैंने इसको थ्री कर दिया, एजिस ऑफ सेकंड इंडेक्स। मैंने इसको चेंज करके हाई में थ्री हो गया है। मैं सीधा फोर लूप लगा देता हूँ, और आई इन एजिस, जो नए एज की वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। सीधा हम नेम्स में भी ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमें कुछ भी करना होगा तो। ठीक है, तो वन था, वन थ्री, एरो जीरो पहले वन था, टू को मैंने थ्री में चेंज कर दिया, थ्री आ गया। अब जो नए एजेस की वैल्यू है वो वन टू थ्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेम्स को भी चेंज कर सकते हैं, नेम्स जीरो इक्वल टू सुनील। ठीक है, तो एरे हमारा कंटेनर होता है, उसमें हमने एरे तीन साइज कंटेनर बना लिया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जीरो वन और टू वैल्यू हमने अपनी मेमोरी को दे दी, एलोकेट कर दी, मेमोरी ब्लॉक जीरो वन टू को एलोकेट कर दी। तो जब हम जीरो जो हिमांशु था उसको सुनील में चेंज कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक तो वो सेम है, उस ब्लॉक में बस हिमांशु को हटा के सुनील गिर दिया। तो होल एरे जो था वो तीन ब्लॉक का, वो चेंज नहीं हुआ है अभी भी, तीन ब्लॉक का तीन ब्लॉक ही है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो मैंने वैल करा था और मैंने वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे, तो एरर नहीं दिया। जैसे इंटीजर में वैल वैल चेंज करने पे एरर देता था, तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एरे जो था थ्री का कंटेनर है, थ्री तीन वैल्यू का अभी, तो वो तीन वैल्यू का ही कंटेनर रहेगा। कि नेम से हम एक्स्ट्रा वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। एक बार मैं इसको वेर करके देखूंगा। मैंने यहाँ पे नेम्स की वैल्यू प्रिंट कर दी, नेम्स और आए। मैं सिर्फ नेम्स प्रिंट कर रहा हूँ, इसको एक मिनट के लिए हटा दीजिए। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली ऐड करने के लिए करते हैं। अभी मैं आपको और चीज दिखाता हूँ। तो क्या है, सुनील में चेंज कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ। तो हिमांशु राहुल करण, एंड फिर मैंने किस में चेंज कर दिया, लास्ट हिमांशु राहुल करण सुनील में एक मैंने प्लस इक्वल टू ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको वेल करता हूँ। देखो अब भी एरर दे रहा है यहाँ पे कि वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड, क्योंकि देखो पहले थ्री का कंटेनर था, जीरो वन टू थ्री, तीन वैल्यूज का। अब मैंने एक वैल्यू एक एक्स्ट्रा ऑड करी, फोर, फोर्थ वैल्यू ऐड करी, तो वो एरर दे रहा है क्योंकि कंटेनर हमारा थ्री का था, फोर का कंटेनर नहीं हो सकता, वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो इसको मेरे को वेर वेर में ही चेंज करना होगा, तो दैट्स एरर। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट जिस पे बात करते हैं वो हमारी आते हैं क्लासेस। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उससे पहले सिंपल देखते हैं क्लासेस क्या होता है। एक ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट कि मेरे को ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल थिंग होती है। मैं आपको एक क्विकली बना के दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आप एक क्लास डिजाइन करते हो, उस क्लास से आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लास डिजाइन करते हो एक ब्लूप्रिंट का। जैसे एक कार होती है, कार का ब्लूप्रिंट क्या होगा कि उसमें टायर होंगे, विंडशील होगी या फिर इंजन होगा, जो भी होगा, एंड फिर आप उससे ऑब्जेक्ट बनाते हो जो रियल थिंग होती है, जो हमारे फंक्शन से इंटरेक्ट करेगी फाइल में। तो जो हमारी क्लास होती है उसमें दो चीज होती है, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। प्रॉपर्टीज को हम फील्ड भी कहते हैं, प्रॉपर्टी फील्ड्स या और मेथड्स। तो मैं क्विकली क्लास बना लेता हूँ, क्लास कार की बना लेता हूँ मैं क्लास एक क्विकली। ठीक है, और कार में हम कुछ वैल्यू पास करेंगे, वेल नेम, इसका टाइप हम डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कार का जो नाम होगा, टाइप, ये भी स्ट्रिंग होगी। मैं इसको कर देता हूँ ऑयल टाइप, और मैं एक और कर देता हूँ वेल कंपनी, डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने अभी क्लास बना रहा हूँ, एक फंक्शन की जगह मैंने आगे क्लास लिख दिया, मैं क्लास बना रहा हूँ, उसका ब्लूप्रिंट करते हैं। तो क्लास के अंदर हम मल्टीपल फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको मेथड बोलते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ नया, ड्राइव कार। अभी जस्ट सिखाने के लिए ड्राइव कार प्रिंट कर दूं मैं सारी। आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो अगेन चीजी कोड से आप जाके देख सकते हैं। कार इज ड्राइविंग।
चीजी कोड यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छा उन्होंने कोडलिंग की प्लेलिस्ट लिखाई सिखा रखी है, मैंने वहीं से सीखी है। कार इज ड्राइविंग, ठीक है, तो ये हमारा ड्राइव कार का हो गया। उसके बाद फंक्शन, टाइप ऑफ ऑयल, इसमें हम प्रिंट एलन कैपिटल हो, ऑयल टाइप प्रिंट करा दें, इसे थोड़ा स्मॉल ओ ज्यादा सही है, ठीक है। ड्राइव कार भी हटा दो, नेम ऑफ कार, नेम, मैं एक और फंक्शन दे देता हूँ, फंक्शन कार कंपनी, ठीक है। इनसाइड ऑफ क्लास, ये जो हमने पैरामीटर पास करें, पूरी क्लास में हम पैरामीटर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट क्लास के अंदर ही प्रिंट मैं कंपनी पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया। क्लास जो है हमारा ब्लूप्रिंट होता है, क्लास से कुछ नहीं कर सकते हम, क्लास से ऑब्जेक्ट बनते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो हम देखते हैं, वेल एक न्यू कार बनाता हूँ मैं, होंडा वेरिएबल इक्वल टू, मैं कार को कॉल करूंगा, ठीक है, मैंने कार को कॉल करा। अब मेरे को देखो यहाँ पे देख रहे हैं नेम, ऑयल टाइप और ये सब पास करने हैं। नेम मैं कर देता हूँ होंडा कार, होंडा की सिटी, पेट्रोल, होंडा, ठीक है। कार, न्यू कार, माई कार या कुछ भी, ताकि होंडा होंडा कंफ्यूज ना कर दे आपको। वेल फ्रेंड कार, कार, इसमें मैं सेम ब्लूप्रिंट को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो सेम है, बट मैं चीजें दूसरी घेर देता हूँ, जैसे कि होंडा थी, मैं घेर देता हूँ टोयोटा, स्पेलिंग मिसमैच हो सकती है, फॉर्चूनर, फॉर्चूनर स्पेलिंग पता नहीं। हाँ, पहले मैंने ऊपर क्या कह रहा था, पेट्रोल, इसमें मैं सीएनजी पोर्शन की बेइज्जती हो रही है, बट कोई नहीं, कंपनी ने, ठीक है। तो हमने दो डिफाइन कर लिए हैं, माई कार। अभी मैं इसका टाइप देखूंगा, माई कार पे मैं क्लिक करता हूँ, तो माई कार का इसका क्या टाइप है, कार, जो क्लास का टाइप था, ठीक है, एंड इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ कार, ठीक है। कार एक क्लास होती है, क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे माई कार एक ऑब्जेक्ट है, फ्रेंड का कार एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसका क्या कराता हूँ, प्रिंट एलन माई कार डॉट लिख के, मैंने इसके अंदर जितने भी फंक्शन लिखे हैं वो एक्सेस कर सकता हूँ, और जितने पैरामीटर थे, नेम ऑल टाइप, ये जो पैरामीटर थे वो तो एक्सेस कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ नेम ऑफ कार प्रिंट कराऊं, जैसे नेम ऑफ कार, तो इस नेम ऑफ कार हमें प्रिंट करा देगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ताकि इजी रहे, कार नेम इज, ताकि ये ना लगे कि हम डायरेक्टली नेम एक्सेस कर सकते थे, नेम ऑफ कार प्रिंट। मैं अभी आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ बस। तो कार नेम इज डॉलर नेम, ओके, मैंने स्पेस दे दिया तो उसको स्ट्रिंग की तरह काउंट कर रहा था। कार नेम इज सिटी, होंडा सिटी, ठीक है। मैं जैसे ही प्रिंट करें तो कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, नीचे फ्रेंड की कार है, फ्रेंड कार डॉट टाइप ऑफ ऑयल, मैं उसको प्रिंट करा देता हूँ। इसका टाइप ऑफ ऑयल क्या था, सीएनजी, ठीक है। तो कार का नेम क्या हो गया, होंडा सिटी, एंड टाइप ऑफ ऑयल क्या हो गया, सीएनजी। कंस्ट्रक्टर होते हैं क्लास में, इसे मैं भी आपको एक क्लास में ही दिखा देता हूँ, ये नेम है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक तो इनिशियल कंस्ट्रक्टर तो ये हो गया, जो कॉल होगा कॉल करने पे हमारा, जो हमने ये ब्रैकेट के अंदर कॉल कर रखा है, नेम ये कंस्ट्रक्टर होता है। एक अनदर चीज होती है कि हमारी जब भी क्लास हम क्रिएट करें, एक ऑब्जेक्ट बनाए क्लास से, तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही हो, मतलब वो पर्टिकुलर ब्लॉक कॉल ही होता है। हम उसके लिए करते हैं इनिट, हम पे क्लास का ही है इनिट कीवर्ड, उसमें हम लिख देते हैं, जैसे कि मेरे को चाहता हूँ मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखो, अभी के लिए कर लेता हूँ, दिस क्लास इज कॉल्ड, मल्टीपल इनिट्स बना सकते हैं हम, इसमें दिखा देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, आई एम क्रिएटिंग ए फंक्शन, ठीक है। मैं अब इसको रन करा देता हूँ। जब भी कोई भी क्लास कॉल करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन रन होता है, कंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ सॉरी, कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस क्लास का, तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिट, पहले वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दिस क्लास इज कॉल्ड
सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन। और मैंने कुछ प्रिंट एलन नहीं करा है, मैं आपको करा देता हूँ प्रिंट एलन माई कार डॉट कार कंपनी। दिस क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड कंस्ट्रक्टर आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन, देन होंडा। जो ये वाली प्रिंट लाइन है इसने माई कार कंपनी होंडा प्रिंट हो गया हमारा। तो ये हमारा क्लास के कंस्ट्रक्टर थे। इस तरीके से हम क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे आते हैं गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर क्या होते हैं कि एक मैं क्लास बना लेता हूँ जल्दी से। क्लास पर्सन नेम, एक इनपुट लेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। एक हम क्लास में सिर्फ फंक्शन नहीं लिख सकते, एक वेरिएबल भी लिख सकते हैं। से वेरिएबल नेम स्ट्रिंग, ये जो ऊपर नेम पैरम लिया हमने, ये पैरम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मेरे को सेट करनी है और गेट करनी है। अभी देखो मैं अभी बताता हूँ। वेल एज नेम एंड एज, एज को मैं इंट दे देता हूँ, स्ट्रिंग दे रहा हूँ। मैं पैरम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एज पैरम, ठीक है, एज पैरम है इक्वल टू एज पैरम। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं क्लास का, जिसे हिमांशु, हिमांशु इक्वल टू पर्सन से पास कर देता हूँ। हिमांशु, सॉरी, कॉमा एज में 24 23, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो प्रिंट एलन हिमांशु डॉट अंदर के एज नेम एज पैरम, मैं दोनों यूज कर सकता हूँ। डॉट नेम, दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। हिमांशु और 23 सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एज में मैंने जैसे -23 वैल्यू दे दी, ऊपर 22 प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एज के लिए कुछ हम सेट ऑफ कंडीशंस डिफाइन कर दें कि ये वैल्यू होगी तो यही इनपुट ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एज के नीचे जिसके सेट सेट वैल्यू एज के नीचे ही इफ वैल्यू वाज ग्रेटर देन 0, सॉरी, फील्ड वाज इक्वल टू वैल्यू, एल्स ऐसे करना है। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ वेल ओके, ठीक है, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं ना कंडीशन के हिसाब से फील्ड की वैल्यू। तो सेक्टर क्या होता है कि अगर अभी 23 है, मैं एज पे ठीक है। अब हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो रुक जाओ एक मिनट हिमांशु, -3 फर्स्ट कॉल पे, वो तो हमने अभी फर्स्ट कॉल पे एज पैरम ही सेट कर दिया था ना, तो इस वजह से आप देखो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट जब इसने कॉल करा, इसने यहाँ पे एज पैरम को एज पैरम ही सेट कर दिया, तब इसने सेट वैल्यू रन नहीं करा। अब हमने सेकंड बार इसको चेंज करने की कोशिश करी 23 में, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव कॉल हो गया। ये हो गया हमारा सेटर्स। एंड सेटर्स में गेटर्स भी सेम ऐसे होता है, नेम गेट, जिसे मैं इसके नीचे गेटर लिख दूंगा कि जब भी मेरे को नेम चाहिए होगा, रिटर्न को गेटर एंड सेटर में फील्ड वैल्यू एक्सेस करना पड़ता है, अपर केस। तो अभी हिमांशु कैपिटल में आ गया, इंस्टेड ऑफ मैंने स्मॉल दिया था। मैं जब भी उसको एक्सेस करूंगा तो मेरा गेटर फंक्शन कॉल होगा एंड जो अंदर का ब्लॉक रन होगा वो चीज रिटर्न करेगा। तो गेटर एंड सेटर ही है। अगर मैं वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मेरा सेटर फंक्शन उसको सेट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू सेट कर देगा। एंड गेटर फंक्शन अगर मैं किसी को प्रिंट करने के लिए उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो पहले गेटर फंक्शन उसको मॉडिफाई करके उसकी वैल्यू देगा। तो ये हमारे गेटर एंड सेटर्स होते हैं। अब हम क्विकली देखते हैं क्लास में इनहेरिटेंस क्या होते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होते हैं कि जैसे हम कुछ अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से चाइल्ड ट्रेड्स इनहेरिट करता है। जैसे कि किसी के पापा मान लीजिए लॉयर है, तो वो इनहेरिट करेगा, डिबेटिंग थोड़ा अच्छी होगी उसकी, उसके पॉइंट्स थोड़े लॉजिकल होंगे। किसी की मम्मी आर्टिस्ट है तो मे बी चाइल्ड इनहेरिट कर लिया अच्छी ड्राइंग बनाना, या फिर क्रिएटिव माइंड हो उसका थोड़ा सा। तो ऐसी क्लास में इनहेरिट होते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि
हम कोई क्वालिटी या फिर कुछ भी जो हमारा पेरेंट क्लास होती है उसको चाइल्ड को इनहेरिट करा देते हैं। तो अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्लास बनाता हूँ, बेसिक लैपटॉप। इसमें हम कभी कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे क्लास में। बेसिक लैपटॉप वेल, इसमें एक वैल्यू होगा नेम लैपटॉप का। अ, अभी अभी के लिए एचपी धर देता हूँ कि कुछ नेम होगा लैपटॉप का, एंड रैम होगी। जस्ट अभी मैंने 4 GB लिख रखा है, और फंक्शन होगा ब्राउजर होगा, ब्राउजर का फंक्शन होगा उसका कुछ। एंड अभी मैं फंक्शन का एम्प्टी रखता हूँ, कुछ खोल ले रहा, ब्राउजर खोल सकते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिख देता हूँ सीधा, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ रेंडमली जो भी दिमाग मारा वो डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक बेसिक लैपटॉप में ये होती हैं, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, बेसिक बेसिक चीज़ें, रैम होगी, नेम होगा, वाईफाई फंक्शनैलिटी होगी, वाईफाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और मेरी क्लास है, मेरा है मैक, लैपटॉप बना रहा हूँ मैं मैक। अब मैक में जो मेरा है उसमें भी यही सब चीजें होंगी, नेम वेम होगा, कमांड से, कमांड भी। इसमें मेरा एक हो जाएगा वेल, एसएसडी आ जाएगी। जस्ट मैं एक्स्ट्रा के लिए कह रहा हूँ, नॉर्मल में भी आते हैं बस समझाने के लिए। 512 GB जो भी है रेंडमली। एंड इसके अलावा मेरे पे चिप, वेल एप्पल चिप, M4 इक्वल टू, एक मेरा मैक हो गया, ठीक है। ऐसे मेरा एक लैपटॉप हो गया, ऐसे उसका कोई गेमिंग लैपटॉप हो गया, तो उसमें एप्पल चिप की जगह मैं अभी इसमें ग्राफिक कार्ड कर देता हूँ, ग्राफिक कार्ड होगा कुछ भी, कुछ भी जस्ट रैंडम मैंने चेंज कर दिया। इंटेल चिप होगी इसमें, i7 लिख देता हूँ मैं अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लास में बनाता हूँ अपना वेल गेम के लिए एसुस क्लास, ठीक है। एंड वेल ऑफिस के लिए मेरे पे मैक है, मैक। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो मैंने मैक भी बनाया, एसुस भी बनाया। अभी अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नेम, रैम, एसएसडी, ऑपरेटिंग सिस्टम, वाईफाई सब में कॉमन है, चाहे वो मैक हो एसुस हो। तो कुछ सब चीज में कॉमन है, मैं चाहता हूँ बार बार ना लिखूं, तो मैंने क्या करा, मैंने एक बेस क्लास बनाई, मतलब एक क्लास बनाई बेसिक लैपटॉप। मैं चाहता हूँ कि ये जो बेसिक लैपटॉप की चीजें हैं ये इन सब में खुद ही आ जाए, मेरे को लिखनी ना पड़े। तो मैं इधर लिखता हूँ पहले बेसिक लैपटॉप। कोई भी फंक्शन को इनहेरिट करना होता है क्लास को, तो उसके आगे में ओपन कीवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हट जाएगा। उसके बाद नेम क्लास, ब्राउजर, वाईफाई, मैं ये सब हटा सकता हूँ, जो भी बेसिक क्लास में थी मैं ये सब हटा सकता हूँ। तो मैं सीधा जो मैंने मैक बनाया ऑफिस के लिए, प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे देखो मैं पहले ऑफिस डॉट एस एस डी, ये मैक की प्रॉपर्टी है, प्रिंट एलन ऑफिस डॉट नेम, नेम क्या थी मेरी बेस क्लास की प्रॉपर्टी जो मैंने मैक में इनहेरिट करा है। बेसिकली इनहेरिटेंस ये कहता है कि जो कॉमन चीज है या फिर कोई भी एक क्लास है, मेरे पे क्लास है, मैं जिस क्लास को इनहेरिट करूंगा उस क्लास की सारी प्रॉपर्टी मेरी क्लास में आ जाएंगी। यहाँ पे एसएसडी थी, 512 कॉपी हो गई। जो नेम था हम वो भी एक्सेस कर सकते हैं, जो बेसिक क्लास में था जिसको हमने इनहेरिट करा है, वो जीबी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नेम भी मैक का अलग होना चाहिए, नेम सिर्फ एचपी डायरेक्ट कॉपी हो रहा है, तो मैं इस नेम वेरिएबल को भी ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन जो होते हैं उसको हम रीराइट कर सकते हैं, ओवरराइट वेल नेम, ओवरराइट लिखना है क्योंकि हम जो बेस क्लास है उसको ओवरराइट कर रहे हैं। उसको मैं नाम दे देता हूँ मैक। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, मैक। ये मैंने उस फंक्शन को ओवरराइट कर दिया है। सेम चीज हम एसयूज में भी कर सकते हैं, एसयूज में भी इनहेरिट कर लेते हैं सीधा बेसिक लैपटॉप। तो हमारा वो सब बच जाएगा, इस सब को हटा देते हैं। हमारी मर्जी होती है, जो ओपन क्लास होता है इसको ओवरराइट करे या ना करे नेम, और जैसे यहाँ पे नेम है मैं इसमें ओवरराइट नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही सेम कि हमें बार बार कोई सर्टेन कोड ना लिखना पड़े, उसको सीधा इनहेरिट कर ले। तो इनहेरिटेंस हम कैसे पता करते हैं कि इनहेरिटेंस चेक करें, तो इनहेरिटेंस को इस हाई फंक्शनैलिटी से हम देखते हैं, जैसे कि मैक इज ए लैपटॉप, एसूस इज ए लैपटॉप, ठीक है, इज ए लैपटॉप, एसूस इज ए लैपटॉप।
तो जो लैपटॉप है यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो जो लैपटॉप की कॉमन फंक्शनैलिटी है उसकी एक क्लास बना लेंगे, ओपन क्लास बना लेंगे और उसको इनहेरिट कर लेंगे मैक और एजूस में। तो इनहेरिटेंस को हम ऐसे देख सकते हैं कि हम इनहेरिटेंस बनाए या नहीं बनाए, या किस किस चीज का इनहेरिटेंस बनाए अगर हम क्लास बना रहे हैं। तो ये हमारा इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे अब मैंने यहाँ पे एसयूस कॉल करा है, मैं इसको हटा देता हूँ, ऑफिस कॉल करा है मैक। तो पहले जब मैक कॉल होता है, मैंने बेसिक इसको कॉल करा है, तो सबसे पहले ना हमेशा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे मैं इनिट दिखा देता हूँ, पेरेंट क्लास मैं इसको रन करता हूँ। तो पेरेंट क्लास सबसे पहले कॉल हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट पहले एग्जिस्ट करेगा, चाइल्ड उसके बाद ही करेगा। तो पहले मेरे पेरेंट करा, एंड उसके बाद पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल ही होता है। जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं उसको हमेशा कॉल ही होगा ही होगा। इनहेरिटेंस हो गया। अब इनहेरिटेंस के अलावा हमको होता है पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस को हम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मैक है, एक एसूस है। मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एरे बनाया। पॉलीमॉर्फिज्म में देखते हैं क्या होता है। मैंने इसमें किया था पहले ऑफिस। अभी इसका लैपटॉप का टाइप देखना है, मैक, क्योंकि इसे मैक है। अब मैं इसमें करता हूँ गेम। क्या हो जाएगा इसका टाइप? इसका टाइप बेसिक लैपटॉप हो गया। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये इतना अच्छी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन है लैपटॉप नेम, जो हमारा एक इनहेरिट करेगा। तो कोई भी लैपटॉप को इनहेरिट करेगा वेरिएबल जिसका टाइप होगा बेसिक लैपटॉप। बेसिक लैपटॉप टाइप होगा, एंड दिस विल प्रिंट एलन लैपटॉप डॉट नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर लूप। जैसे अभी मैं यहाँ पे करता, फॉर लूप रन कर रहा हूँ, लैपटॉप इन लैपटॉप्स, एंड मैं इधर लैपटॉप नेम जो फंक्शन है उसमें लैपटॉप पास कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म इतनी अच्छी चीज है कि हमारा जो लैपटॉप का टाइप है बेसिक लैपटॉप से। अब यहाँ पे हमारा एरे जो है देखो, पहले तो पेरेंट क्लास कॉल हो गई 2 बार, क्योंकि हमने ऐसे उसके लिए भी कॉल करा, ऐसे उसके लिए भी पेरेंट इनिशियलाइज होगा, मैक के लिए भी इनिशियलाइज होगा। जब मैं लैपटॉप में रन कर रहा हूँ, पहले लैपटॉप में मैंने मैक पास करा। मैक का जो डेटा टाइप है वो मैक है, पर हम इसमें का डेटा टाइप एक्सेप्ट कर रहे हैं बेसिक लैपटॉप्स। और जो एसूस का है उसका भी डेटा टाइप अलग है। देखो यहाँ पे गेम का जो डेटा टाइप है वो एसूस है, मैक का जो डेटा टाइप है वो है मैक। अगर मैं यहाँ से सीधा लैपटॉप नेम ऑफिस कॉल करूँ, एक मिनट, लैपटॉप यहाँ पे देखो अभी, तो ये बेशक हमारा डेटा टाइप मैक है, बट हम फिर भी इसको कॉल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी पेरेंट क्लास है उसका डेटा टाइप बेसिक लैपटॉप है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कर देता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि इन सब का जो है वो बेसिक टाइप, आप एक तरीके से बेसिक लैपटॉप मान लीजिए, जो एक बेसिक टाइप बना देता है। बेसिक लैपटॉप कॉमन टाइप बना देता है। बेसिक लैपटॉप जिसने इनहेरिट करा होगा वो क्लास इस फंक्शन को कॉल कर सकती है। अगर यहाँ पे कोई और टाइप होता है बेसिक लैपटॉप की जगह, जैसे मैं कोई स्ट्रिंग कर देता हूँ रैंडमली, तो देखो अब एरर दे रहा है, क्योंकि ये टाइप स्ट्रिंग है पर फाउंड बेसिक लैपटॉप। जो मैंने एरे बनाया है, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफिस था, मैक था, फिर उसने ऑटो टाइप एडजस्ट कर लिया। अब इससे मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैक, मैक टाइप का। देखो अब यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि हमें एरो मैक चाहिए, बट जो हमारा गेमिंग लैपटॉप है वो क्या है, गेमिंग लैपटॉप हमारा एसूस टाइप का है, तो उस टाइप का एरे बना ही नहीं सकते हैं मैक टाइप का। तो उसने गेम कॉमन देख लिया, दोनों में बेसिक लैपटॉप टाइप कॉमन है, तो उसने वो बना दिया। अब देखो स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते स्ट्रिंग, तो हमें एक बेसिक लैपटॉप चाहिए था मल्टीपल लैपटॉप्स के लिए। हमें कॉमन फंक्शन कॉल करना चाहते हैं नेम। हम अब ये थोड़ी कि मैं मैक के लिए एक अलग फंक्शन बनाता, इन ऑफिस के लिए अलग फंक्शन बनाता है, मैक के लिए अलग फंक्शन बनाता, उसका अलग टाइप डिफाइन करता है यहाँ पे मैक, फिर मैं अलग से एक करता एसूस। नहीं ना, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही फंक्शन बनाऊं। तो उसकी जगह मैंने सिंपली क्या करा था कि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप बेसिक जो दोनों इनहेरिट कर रहे हैं बेसिक लैपटॉप वो दे दिया, एंड दोनों बेसिक लैपटॉप वाले फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। धीरे धीरे जैसे आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा कितना यूजफुल चीज है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों। अब उसके अलावा एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है, जैसे नेम ओपन था, मैंने नेम हमारे यहाँ पे मैक में डिफाइन करा, एंड एसयूस में डिफाइन करा। तो मैं अभी ओपन की जगह इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूँ,
तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी होगी उसकी क्लास ओपन नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट ही होगी। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, देखो इनहेरिटेंस में हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डिफाइन करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट में हमें पता नहीं है कि नेम की वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे, तो हम प्री डिफाइन इसकी वैल्यू नहीं रखते कुछ भी, तो स्ट्रिंग का टाइप मैंने डिफाइन कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में हमें पता नहीं होता कि नेम क्या होगा आगे लैपटॉप, मेरे को नहीं पता ना, वो एचपी भी हो सकता है और एसोस भी हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस क्लास को इनहेरिट करे वो नेम को डिफाइन करे ही करे। इनहेरिट में क्या होता था, मैंने क्लास ओपन कर दी, नेम को ओपन कर दिया, उसकी मर्जी थी कि वो इनहेरिट करे या ना करे, क्योंकि जैसे एजूस में मैंने इनहेरिट नहीं करा था तो उसमें नाम एचपी रहता, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी लैपटॉप में बेसिक लैपटॉप क्लास को इनहेरिट करेगा उस वो नेम को डिफाइन करे ही करे। तो मैंने इसको पूरा एब्स्ट्रैक्ट बना लिया, नेम को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर मैं ओवरराइट नहीं करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इसको कमेंट करता हूँ, तो ये मेरे एरर दे देगा कि एसोस क्लास इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास मेंबर पब्लिक वेल नेम। तो मेरे को इसको ओवरराइट करना ही पड़ेगा, तो ये ओवरराइट कर लिया, बाकी सारी चीजें सेम है। एब्स्ट्रैक्ट का ये फायदा होता है कि जब आपको पता है कि ये नेम, ये जो हमारा पैरामीटर या फिर जो भी फंक्शन है, फंक्शन को भी हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, वो डिफाइन करना ही करना है। हर क्लास जो भी इसको इनहेरिट करेगी तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट में यूज करते हैं। कि इसके बाद मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट क्लास। प्राइवेट क्लास क्या होती है, सिर्फ इसी फाइल के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं एक क्लास बना लेता हूँ तुरंत, न्यू क्लास मॉडिफायर, जैसे मैं यहाँ पे ये एसोस क्लास को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट आ गया। देखा, मैं यहाँ से एसोस को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि अजूस मेरी क्या है, बाय डिफॉल्ट जो क्लासेस होती हैं वो पब्लिक क्लास से होती हैं, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टिंग टॉप लेवल एप्लीकेशन, बाय डिफॉल्ट जो भी होती है क्लास हमारी पब्लिक होती है। पब्लिक क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो मैंने इस क्लास को प्राइवेट कर दिया मैक को, तो मैं यहाँ पे वो करता हूँ मैक, तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, कैन नॉट एक्सेस मैक, मेक मैक पब्लिक। तो मेक मैक को मेरे को पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक से क्या होता है, प्राइवेट से क्या होता है कि सिर्फ मैं इसी फाइल में मैक को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने पब्लिक बना दिया, तो अब मैं इस क्लास में भी दूसरी फाइल्स में भी मैक को एक्सेस कर सकता हूँ। तो प्राइवेट पब्लिक में ये डिफरेंस है। अगर मैं, एक और होता है इंटरनली। इंटरनली क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट है एक हमारा लर्न कॉटलिन का, इस प्रोजेक्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर इस प्रोजेक्ट के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं उस प्रोजेक्ट में इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि हम मान लीजिए ये लाइब्रेरी होती है, किसी लाइब्रेरी कॉल करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर कोई क्लासेस होती है, अगर वो इंटरनली है तो उस लाइब्रेरी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें वो क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। बट उस लाइब्रेरी को मैं अगर अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करूंगा या इंपोर्ट करूंगा तो उसमें वो वाली को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, जो इंटरनली मार्क है, प्राइवेट मार्क है। सिर्फ ओपन क्लासेस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा हम क्लास है, क्लास के अंदर भी प्राइवेट बना सकते हैं। प्राइवेट, मैंने इसको प्राइवेट बना दिया ऐसे उसको, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एसोस डॉट एस एस डी, सॉरी गेम है ना, मैं उसकी कॉल कर रहा हूँ, गेम डॉट एस एस डी। फंक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट बना दिया। तो प्राइवेट बनाने से क्या होगा, ये सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं हम एस एस डी को, ऐसे ही जैसे कि क्लास के अंदर तो एक्सेस हो रहा है एस एस डी, सिर्फ क्लास के अंदर प्राइवेट फंक्शन सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होता है, बाहर एक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो एरर दे रहा है। बाकी फंक्शन में एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये पब्लिक है। ग्राफिक कार्ड में एक्सेस कर सकता हूँ, ग्राफिक कार्ड एक्सेस हो रहा है क्योंकि पब्लिक है। मैं इसको बना देता हूँ इंटरनल, तो इसी फाइल में इंटरनली इसी सेम में हम एक्सेस कर सकते हैं उसको इंटरनली के लिए। तो अभी हम क्लास बना रहे थे, क्लास से हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे थे अलग अलग। ऑफिस ने एक मैक का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर न्यू ऑफिस मल्टीपल दूसरा मैक का ऑब्जेक्ट बनाया। तो एक क्लास है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्लास नहीं बना रहा, मैंने एक ऑब्जेक्ट ही बना दिया सीधा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे मैक के जो दोनों ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाए थे, दोनों अलग अलग टाइप होते हैं, अलग स्पेस लेते हैं, दोनों का स्पेसिंग एलोकेशन अलग अलग होता है। मैं सीधा एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका टाइप है, नाम है मैक। इसमें है वेल नेम, नेम जो है इसका है एप्पल। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ वेल एक्स इक्वल टू, जल्दी जल्दी, मैं वेरिएबल नेम नहीं सोच रहा हूँ कुछ, मैक। ठीक है, एंड क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को तो सीधा कॉल कर सकते हैं, वेल वाई इक्वल टू, देखो अब मैंने यहाँ पे मैक करा है ना, मैक में
मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब हम क्लास से जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अनरिजॉल्व, ओके ओके, इसको मैं पहले डिलीट कर दूं क्योंकि मैंने वहां पे कमेंट कर दिया था फाइल में, तो अनरिजॉल्व दिखा रहा था। देखो यहाँ पे M4 मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, प्रिंट एक्स। यहाँ पे जो दोनों का और जो ऑब्जेक्ट का जो भी एड्रेस है या टाइप है जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेफरेंस, दोनों का सेम है। एक्स का भी वाई का भी हमने बनाए हैं दो ऑब्जेक्ट, बट दोनों का जो रेफरेंस है सेम है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है ना, पूरी फाइल वाइज सिंगलटन ही रहता है, एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, मल्टीपल स्पेस नहीं लेता है, मल्टीपल जो भी है मेमोरी के लोकेशन नहीं होते, एक ही ऑब्जेक्ट है। उसको कितनी भी बार यूज करो, कहीं भी वेरिएबल में एलोकेट करो, वो एक ही रहेगा थ्रू आउट फाइल। अब जैसे मैं अभी आपको क्विकली इस मैप का एग्जांपल दिखाता हूँ क्लास का, इसको कमेंट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, मैक में क्या था नीचे, क्विकली इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोनों का टाइप दिखाता हूँ। ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने हैं मैक क्लास से। बेसिक क्लास को मैं भी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे 6F4960 और इसका इसका एड्रेस अलग है, दोनों का एड्रेस अलग है। एक क्लास से जब भी हम अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग इंडिविजुअल होता है। बट अगर हम सीधा ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट थ्रू आउट फाइल सिंगलटन होता है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा थ्रू आउट फाइल। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट का सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में ऐसी एक दो चीजें और होती हैं, कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। तो एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट है हमारा, मैं इसको रन करता हूँ क्विकली। मैक, जो मैं एड्रेस की प्रिंट करा रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे क्लिक करा देता हूँ, नेम प्रिंट एलन एक्स डॉट, इसको भी हटाओ आप, सीधे यहाँ पे वो करो मैक, ऑब्जेक्ट है ना मैक, ओके, डिबगर नहीं रन करने का। ठीक है, तो एप्पल प्रिंट कराया मैंने उसके अंदर का, जब फंक्शन रन कराया तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट रन हो गया। कंपेनियन, मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है मेरे को माई ऑब्जेक्ट बार बार ना लिखना पड़े, एज ए कंपेनियन ऑब्जेक्ट ही हो, तो मैं इसके आगे कंपेनियन टैग लगा दूंगा। इस कंपेनियन टैग से क्या होता है, फर्स्ट मेरे को क्लास डिफाइन करना पड़ेगा मैक। ठीक है, तो मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट लिख दिया है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ सीधा, और मैं सीधा फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। हाँ, मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा ना, सीधा मैंने पहले मैक क्लास को कॉल करा यहाँ पे, उसको फिर अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कॉल करा। ओके, तो इसमें और इसमें फर्क क्या था, देखो मैंने पहले मैक क्लास, मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी मैं क्या कर रहा था, मैक क्लास डिक्लेयर कर रहा था, डॉट चिप नेम है और इसमें नेम है, अंदर का ऑब्जेक्ट में एक्सेस नहीं कर सकता। अभी मैंने मैक का ऑब्जेक्ट, ये जो है, ये मैक का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर का मैंने सीधा कंपेनियन ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लिया सीधा, बिना ऑब्जेक्ट लिखे, मतलब माई ऑब्जेक्ट लिखे। तो ये ऐसे होता है कंपेनियन ऑब्जेक्ट कि उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हम बार बार ऑब्जेक्ट का नाम डिक्लेयर ना करने पड़े, उसको कंपेनियन दे दो। कंपेनियन उसका ऐसा माना है कि एज अ क्लास के पार्ट ही है ये। उसके बाद हमारे मल्टीपल क्लास टाइप होती है, एक हमारी डेटा क्लास होती है। डेटा क्लास में क्या होता है, अगर हमें कोई भी टाइप का पर्टिकुलर डेटा स्टोर कराना होता है तो हम उसको ऐसे डेटा टाइप बोल देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, डेटा, जो क्लास सिर्फ डेटा स्टोर कराने के लिए यूज हो उस क्लास को हम डेटा क्लास बोल देते हैं। जैसे पर्सन, इसमें एज नेम स्टोर कराने के लिए यूज कर रहे हैं हम बस, वेल। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, वेल हिमांशु बॉय वन वाज इक्वल टू पर्सन 24। ये क्लास में मैं चाहता हूँ कि कोई ऑपरेशन हो, फंक्शन हो, ये क्लास डेटा क्लास जो है सिर्फ डेटा स्टोर कराने के लिए बनाए, तो इस क्लास सिर्फ डेटा स्टोर कराने के लिए बनाए, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया डेटा। अब डेटा क्लास के ना दो तीन फायदे होते हैं, जैसे
मैं आपको दिखाता हूँ। बॉय पे हवर करोगे, अभी एक मिनट रुको, डेटा क्लास इसे बॉय वन डॉट, डेटा क्लास में ना हमें थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कॉपी हो गया, इक्वल हो गया, हैशटैग हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाती है, जैसे मैं कॉपी का दिखाता हूँ। वेल एक्स वाज इक्वल टू, तो एक्स में क्लास में मैंने वो कॉपी कर ली, इंट एलन एक्स डॉट एज। तो ये थोड़े थोड़े हमें एक्स्ट्रा कॉपी, टू स्ट्रिंग, ये सब डेटा क्लास में हमें मिल जाती है एक्सटेंडेड फंक्शन। तो 24 मेरी एज प्रिंट हो गया एक्स में, मैंने बॉय वन को कॉपी कर लिया एक्स में। अगेन सिंपली डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, उसको हम डेटा क्लास क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद आती है हमारी इनम क्लास। इनम क्लासेस क्या होती है कि इनम क्लासेस में ना हम डिफाइन कर देते हैं कि बस ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही चाहिए, जैसे कि हमारा इनम क्लास डेज, डेज है, तो डेज कौन से होते हैं कि हमारे फिक्स है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे। मैं जल्दी जल्दी के लिए लिख रहा हूँ कि डे हमारे इतने ही होने चाहिए, इसके आगे डे होने ही नहीं चाहिए। तो वेल वेल डे इक्वल टू डेज डॉट, अब यहाँ से मेरे को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, वेडनेसडे पेंट डे, मैं इसको रन करूंगा। इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेज। कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो डे उठाए, अब ये नहीं कि मैं अगर मैं डे कर रहा हूँ और मैंने ये कर दिया डे इक्वल टू जैन, तो जैन डे हो ही नहीं सकता ना। तो मेरे को पता है जो अगर कोई एक वेरिएबल है, उसको मैं चाहता हूँ कि इन 10 वैल्यू से ही कोई एक वैल्यू असाइन हो उसको, तो उसमें हम इनम क्लास यूज कर लेते हैं। इनम क्लास में हम प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, उन डिफाइंड में से ही कोई वैल्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इनम टैब्स के थोड़े और एक दो फंक्शनैलिटीज होती है, वो इतने यूज नहीं होते, जैसे मंडे है फर्स्ट डे, संडे हमारा जीरोथ, जीरो डे, जो भी ऐसे असाइन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड डे, ये हमारा हो गया थर्ड डे, हिंट, हाँ नंबर हिंट, ठीक है। अब डेज डॉट नंबर को एक्सेस करूंगा, क्योंकि मैं वेडनेसडे, मैं देखना चाहता हूँ वेडनेसडे को मैंने कौन सा नंबर दे रखा है, तो वो 3 प्रिंट कर देगा बेसिकली, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर होगा। अच्छा डे डॉट नेम कराया ना मैंने, प्रिंट डे डॉट, तो 3 प्रिंट हो गया वेडनेसडे डे के करस्पॉन्डिंग जो भी है। मैं यहाँ पे डे भी प्रिंट करा सकता हूँ, डे हमारा कौन सा है एंड उस डे का नंबर हमने कौन सा सेंड कर रखा है। तो डे हमारा है वेडनेसडे एंड उसका जो नंबर है हमारा 3 है, ठीक है। ये हमारा डेटा क्लास हो गई। अब हमारी सील्ड क्लास के होते हैं, जैसे इनम टाइप हम वेरिएबल को देते हैं कि ये टाइप वैल्यूज को देते हैं, ये वैल्यू फिक्स है। एंड सील्ड क्लास, सील्ड क्लास हम इनम हम फिक्स्ड वैल्यूज यूज करने के लिए करते हैं, और सील्ड क्लास हम फिक्स्ड टाइप यूज करने के लिए करते हैं, जैसे सील्ड क्लास कलर क्लास, एक रेड कलर की क्लास बना दी मैंने। साइज कुछ भी दे देंगे, स्ट्रिंग, वेल साइज है एरिया, ठीक है। तो हम अभी मैंने इनम टाइप, इनम हम वैल्यू डिफाइन करने के लिए करते हैं, सील्ड हम टाइप डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो मैं वेल जो है मैं कलर डिफाइन करता हूँ, ऑफ टाइप कलर विच इज इक्वल टू रेड, उसका जो भी साइज है टू अभी जल्दी जल्दी के लिए, ओके। एरिया 20 सेंटीमीटर या जो भी ले लो आप। अच्छा ठीक है, अच्छा टाइप मिसमैच ना, अच्छा सॉरी, क्योंकि वो रेड है, मैं इसको टाइप दिया ही नहीं अभी। इसका टाइप क्या होगा, कलर, इसका टाइप डिफाइन कर दिया कलर टाइप का। इस क्लास का टाइप जो है, दोनों को मैंने कलर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कलर आ गया है। तब मैं क्या करूँगा, वेल ऐसे मल्टीपल लिख सकते हैं, ग्रीन ब्लू जो भी हमें लिखना है। क्या दे रहा है अभी हमें, ओके, कर सकते हो कौन करना है, कौन लिख रहा है। तो ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि वेल एरिया रिक्वायर्ड वाई इक्वल टू वेन, वेन अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, रेड कलर, एक कलर डिफाइन करता हूँ, हटाओ रेड कलर का, सीमेंट कमेंट करता हूँ वेन, ताकि थोड़ी आसानी हो। कलर, तो वेन के साथ सीली डिफाइन करता है ना कि हमें कलर के सारे टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे। तो एक्सप्रेशन इज अनयूज, तो जैसे कि इज पहले तो ग्रीन, तो मेरे को क्या करना है, पेंटेड जो भी है
एरिया यहाँ पे इस। अब देखो वेन में क्या होता है कि जितने भी कलर के टाइप मैंने डिफाइन करे हैं, रेड ग्रीन, या फिर अगर मैं इसके नीचे एक और डिफाइन कर देता पर्पल, तो वेन में मेरे को सारे एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे। देखो अभी भी एरर देगा। तो सील क्लास का ये होता है कि हम किसी भी टाइप को भूले ना, अगर हमारा ये टाइप आ रहा है तो हर हम टाइप के हैंडल केसेस कर ले। कलर मैं सीधे ही कर देता हूँ, प्रिंट एलन एरिया। अच्छा एरिया को ही प्रिंट करा देता हूँ। रिटर्न इसको मैं कर देता हूँ दिस इज रेड। तो अगर कलर में मेरा जो टाइप है ग्रीन है और टू में मैंने कुछ करा ही नहीं, ओके, क्योंकि ये रेड टाइप है तो रेड टाइप में ये ग्रीन है, इसको कर देता हूँ ग्रीन और मैं इसको कर देता हूँ रेड। दिस इज रेड। तो अब जो इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगी रेड, और एरिया रिक्वायर्ड में रेड स्टोर कर लेगा। हाँ एरिया देना चाहिए था बट अभी मैंने समझाने के लिए ऐसे रेंडमली वैल्यू दे दी है। तो दिस इज रेड ने इसको दे दिया। तो वेन स्टेटमेंट ना पूरा एग्जॉस्ट करता है सील। सील को हमेशा वेन के साथ यूज करते हैं कि हम सारे जो टाइप है ये टाइप डिफाइन करते हैं एंड इनम वैल्यू डिफाइन करने के लिए। एंड इसके अलावा अब देखते हैं हम हमारा नल सेफ्टी का आता है। एक आता है हमारा नल सेफ्टी सेफ कॉल एंड मोस्ट। अब देखो जैसे कि मैंने वेल जेंडर स्ट्रिंग इक्वल टू मेल। अब मैं चाहता हूँ कि वेल जेंडर टू स्ट्रिंग इक्वल टू नल, कि मैं अभी डिफाइन नहीं करना चाहता नल वैल्यू की, वहां पे कुछ दिया ही नहीं है तो मेरे को एरर दे रहा है कि ऐड टू स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है ना नल वैल्यू, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ नल। इस पैरामीटर से क्वेश्चन मार्क से ये होता है कि या तो हमारा कुछ वैल्यू हो भी सकती है या फिर नल हो सकती है। अगर मैं ये नहीं दूंगा तो मेरे को कोई वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, नल वैल्यू वो ले ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन मार्क डिफाइन ये करता है, जैसे कि वेल एज इंट। अभी मेरे को नहीं पता, मैं इसको इनिशियली नल साइन कर देता हूँ, बाद में मैं एज को 5 कर दूंगा। इंटीजर और नल वैल्यू दोनों एक्सेप्ट करता है क्वेश्चन मार्क से। अब नल से एक तो ये फायदा होता है, देखो नल ऑपरेटर को कैसे चेक करते हैं, जेंडर टू वाज नॉट इक्वल टू नल, तो प्रिंट एलन जेंडर टू। अभी मैं जेंडर टू को असाइन कर देता हूँ बॉय। मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे वेयर करना था मेरे को, मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हो तो बॉय है, तो ये जेंडर रन हो गया। मैंने नल चेक करा। अब इफ की जगह ना मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, जेंडर टू क्वेश्चन मार्क डॉट लेट। लेट ब्लॉक से क्या होता है कि ये पहले चेक करता है कि ये नल है या फिर नहीं है। ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा अगर ये नल नहीं होगा, तो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। इट लेट के अंदर ना स्पेसिफिक हम पे वो होता है कीवर्ड, इट कीवर्ड। तो जेंडर टू की जितनी वैल्यू होगी हम वो इट से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे एम्प्टी है, एम्प्टी था कि जेंडर टू नल है, तो इसको ही कर दूंगा इट। अभी जेंडर टू की जो भी वैल्यू होगी हम इट से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, तो इट की जगह इट में अभी क्या है हमारा बॉय, तो बॉय प्रिंट हो गया हमारा। तो ऐसे लेट को हम यूज कर सकते हैं नल कोड को चेक करने के लिए कि नल है तो ही लेट एग्जीक्यूट होगा हमारा, वरना लेट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एरे और लिस्ट देख लेता हूँ। वेल नेम इक्वल टू एरे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट देना। अब लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में ना दो टाइप की लिस्ट होती है, एक म्यूटेबल लिस्ट एंड इम्यूटेबल लिस्ट। जैसे कि वेल एजेस लिस्ट ऑफ 1 टू एज डिफाइन कर रहा हूँ मैं 3। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एजेस ऑफ 0 वाज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या मेरा एरर दे रहा है, लिस्ट एरे की तरह लिस्ट होता है, चेंज टू म्यूटेबल लिस्ट। तो जो इम्यूटेबल लिस्ट होती है ना उसकी वैल्यू कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं, तो नहीं करते मतलब नहीं कर सकते, तो एरर देगा। तो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, म्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं 5 टू स्ट्रिंग, क्योंकि इसका भी जो एजेस का जो हमारा टाइप है वो स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग, तो हमें इसलिए 5 टू स्ट्रिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारी लिस्ट होता है, बाकी लिस्ट और एरे की तरह सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो एरे में करता है, जैसे कि एज इन एजेस। मैं इसको देख लेता हूँ रन करके। ठीक है। तो बाकी ऐड रिमूव, अब देखो इसमें ऐड वाला मैं कर रहा था एजेस डॉट ऐड 50। मैं इसको रन कर दूंगा। अभी 5 to 3 थे क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले का 1 से 5 में चेंज कर दिया था, 5 to 3 50 प्रिंट हो गए। ठीक है, इसमें और भी होते हैं जैसे प्रिंट एलन एजेस डॉट साइज, इसको प्रिंट करा लेता हूँ 1 2 3 4 4 एलिमेंट है 50 को ऐड करने के बाद। तो पहले हमारा इसका साइज भी इसने प्रिंट करा दिया है।
इसमें रिमूव रिमूव भी कर सकता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करने के लिए, लास्ट एलिमेंट करने के लिए रिमूव में सिंपली यूज करता हूँ रिमूव फर्स्ट एलिमेंट, रिमूव दैट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट में टू टू रिमूव हो जाएगा हमारी लिस्ट से, जो न्यू लिस्ट है। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू हमने 5 में चेंज कर दी थी और 50 लास्ट में ऐड कर दिया था, तो 5 2 को रिमूव कर दिया, 3 एंड 50। मैं यहाँ पे सही दोबारा प्रिंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। रिमूव करने के बाद लास्ट में क्या हमने यहाँ पे रिमूव करे हैं, पहले 4 एलिमेंट थे, हाँ अब 3 बचे हैं लास्ट में। एंड अब क्विकली हम देख लेते हैं मैप। तो मैप क्या होता है, हमारा की वैल्यू पेज स्टोर कराते हैं। जब भी आपको कोई की वैल्यू पे कि इसके की है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को ये वैल्यू स्टोर करानी है, तो उसके लिए होता है जैसे कि वेल पर्सन इक्वल टू म्यूटेबल मैप, मैप ऑफ इम्यूटेबल, जो आप सेम लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, म्यूटेबल मैप या इम्यूटेबल मैप। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू देते हैं, पहले हम टाइप दिखाना पड़ता है कि पहले देखो स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग लेगा एंड फिर लेगा इंट पर्सन डॉट पुट, वैल्यू ऐड करने के लिए पर्सन डॉट पुट हिमांशु, जैसे राहुल, एज इसकी होगी 22। तो की वैल्यू पेज बना रहे हैं यहाँ पे, नमन सी वैल्यू 20। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एलन, मैं सीधा यूज कर सकता हूँ पर्सन जो हिमांशु है ब्रैकेट लगा के, तो इसकी हिमांशु की करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हिमांशु करस्पॉन्डिंग 23 है, तो इसने 23 प्रिंट कर दिया। अब जो फॉर लूप है, फॉर लूप में इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि अब मैं चाहता हूँ की और वैल्यू दोनों मिले मेरे को, तो ब्रैकेट में लिखूंगा इन पर्सन, ठीक है। तो की वैल्यू प्रिंट एलन नेम इज डॉलर की एंड एज इज डॉलर एज, मैं इसको प्रिंट करूंगा। की वैल्यू है ना यहाँ पे, हाँ की और वैल्यू मैंने यहाँ पे एक की वैल्यू डिफाइन कर रखा है। अगर मैं उसको एज कर दूं यहाँ पे तो अब एज चल जाता हूँ। तो नेम इज हिमांशु, एज इज 23, नेम इज राहुल, एज 20, नेम इज नमन। तो ऐसे हम मैप को यूज करते हैं। और उसके बाद क्या है हमारा, लेट मी चेक, फॉर ईच लूप है। फॉर ईच इसलिए यूज करते हैं हम, जैसे कि वेल एजेस इक्वल टू लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4। तो मैं चाहता हूँ एजेस डॉट फॉर ईच एजेस इट। तो फॉर ईच क्या करता है, पूरे पे जितने भी हमारी एरे या लिस्ट या जो भी है म्यूटेबल लिस्ट, इसमें उस पे एरे हो, मैप हो या फिर लिस्ट हो, उसको पूरे पे आइटरेट करता है एक एक बार। और इट में जो भी इंडेक्स था 4 1 से लेके 5 6 तक, इसने सारे प्रिंट कर दिए। फॉर ईच सब पे आइटरेट करेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। फिल्टर्स, फिल्टर्स क्या करते हैं, देखो मैं एजिस डॉट फिल्टर इफ 1 इट मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं फिल्टर कर दूं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एजिस है उसमें से इवन एजिस वाले रहें और एजिस वाले को मार दिया जाए। तो मैंने एक फिल्टर लगाया, फिल्टर में मैंने जो अगेन आपको बताया था मॉडुलस चेक कर लिया, रिमाइंडर 2 है। तो देखो अब मेरे एजिस क्या बचा। अच्छा मैं इसको पहले स्टोर तो करा लेता हूँ किसी में, न्यू एजिस न्यू वाज इक्वल टू न्यू, फिल्टर न्यू टाइप रिटर्न करता है, तो मैंने न्यू में उसको स्टोर करा लिया है। एंड देखो अब 2 4 6 न्यू में 2 4 6 है, 2 4 6 जो इवन वाले थे सिर्फ वही बचे हैं। ये हमारा फिल्टर काम करता है। अब जल्दी से मैप देख लेते हैं, मैप क्या करता है। मैप रिटर्न, मैप के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैप रिटर्न की भी जरूरत नहीं है। एंड इट, तो मैं इसको न्यू में स्टोर करा लेता हूँ। मैंने स्टोर करा लिया, तो इसने जो भी इसकी वैल्यू थी अंदर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 1 को 20 30 60, और मैप ने वो प्रिंट करा दिया। तो वो मैप उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैप कर देता है एक न्यू वैल्यू से। आप जो भी वैल्यू कराना चाहते हो, मल्टीप्लाई प्लस या फिर जो भी ऑपरेशन कराना चाहते हो, उससे पर्टिकुलर वैल्यू से मैप कर देता है। एंड नया हमारी लिस्ट या ऑब्जेक्ट जो भी हम दे रहे हैं वो रिटर्न कर देता है, जो भी जिस पे भी हम मैप लगा रहे हैं। एंड फिल्टर फिल्टर आउट कर देता है वैल्यूज को, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। एंड इसके बाद देखते हैं हम पे क्या है। हम पे काफी छोटी सी चीजें बची हैं, हम जैसे कि मैं एक वेल
एक डेटा क्लास है, मान लीजिए डेटा क्लास एम्प्लॉय, वेयर इस पे नेम है स्ट्रिंग टाइप का। जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे इक्वल टू 10 दिया ना, इसका ये फायदा होता है, देखो मैं M1 देखो इसका नाम दे देता हूँ M1। मैंने इसको कुछ पैरामीटर पास नहीं दिए, तो बाय डिफॉल्ट जो इक्वल टू हिमांशु है वो पैरामीटर ले लेगा ये, जैसे कि मैं दिखाता हूँ नेम। ठीक है, अब मैं हिमांशु की जगह इसको एक पैरामीटर दे देता राहुल। नेम का पैरामीटर मैंने पास कर दिया, तो ये जो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू है नेम की वो नहीं लेगा, and जो मैंने दिया राहुल वो ले लेगा। स्कॉट फंक्शन क्या होते हैं, अब मान लीजिए एम्प्लॉय है, इसमें मेरे पे नेम है और एज है। ठीक है, अब वेर एक्स, वेर एक्स है, इसको मैं करता हूँ इसको एम डॉट अप्लाई एज वाज इक्वल टू 30। मेरे को एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर करानी है, और नेम वाज इक्वल टू राहुल। यहीं पे एम्प्लॉय पे जो मॉडिफाई करना है और न्यू जो एम्प्लॉय है वो एक्स में स्टोर करा देगा, प्रिंट एलन एक्स। ठीक है, भी एक्स क्या है राहुल और 30। इसके अप्लाई ने क्या करा, जो भी एम्प्लॉय के अंदर जो जो थे वैल्यू वो अपडेट कर दिए। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ, तो सिर्फ ये एम्प्लॉय के अंदर जो एज वैल्यू थी उसको अपडेट करेगा, नेम को सेम ही रखेगा, हिमांशु रहा और नेम सेम रहा, एज को अप्लाई करके 30 हो गया। तो ये हमारे स्कॉप फंक्शन में एक अप्लाई है, एंड सेकंड स्कॉप फंक्शन उन पे होता है रन। रन होता है, लेट होता है और वेन होता है। अप्लाई है, अप्लाई हमेशा एक नया रिटर्न करता है हमें वैल्यू, जिस पे हम अप्लाई लगा रहे हैं एम्प्लॉय वन पे लगा रहे थे, इसका जो डेटा टाइप था एम्प्लॉइज, वही डेटा टाइप रिटर्न करता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं लेट यूज करूँ। लेट में क्या करते हैं हम, सी एम्प्लॉय वन डॉट लेट, तो इसके अंदर जितने भी चीजें हैं, हम इट से एक्सेस कर सकते हैं। इट डॉट एच, जैसे कि प्रिंट एलन इट, इट डॉट नेम। मैं नहीं चाहता, अगर मेरे को एम्प्लॉय का नेम एज डिफाइन करना है तो M1 डॉट प्रिंट एलन M1 पूरा लिखूं, फिर डॉट नेम लिखूं, फिर द्वारा मैं एम्प्लॉय वन द्वारा लिखूं, फिर नेम लिखूं। तो उससे अच्छा मैंने डॉट लेट लगाया, एम्प्लॉय के अंदर जितने भी थे मैं एक्सेस कर सकता हूँ, नेम या जितने भी हैं और इसको रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रन हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वो प्रिंट हो गया है, वेर एक्स। एक्स में मैं इसको स्टोर करा लेता हूँ। जो लेट का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो देखता हूँ मैं क्या है यहाँ पे। अभी यूनिट है, क्योंकि लेट कुछ रिटर्न नहीं करता, लेस अगर लास्ट की वैल्यू रिटर्न करता है बस। अब देखो मैं 2 लिख दिया, तो इस लेट का रिटर्न टाइप 2 हो जाएगा, इंटीजर। तो मैं यहाँ पे एक्स को प्रिंट करूंगा, तो एक्स में जो लास्ट की वैल्यू होती है लेट में, वो उसका रिटर्न टाइप हो जाता है, तो एक्स विल बी 2। और एम्प्लॉय में हिमांशु प्रिंट करा, 10 प्रिंट करा और एक्स में 2 आ गया। तो पूरा ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ जो लास्ट लाइन होता है वो रिटर्न करता है वो। प्रिंट एलन रिटर्न यूनिट करता है, तो इसलिए इसने लास्ट में यूनिट रिटर्न करा 2। तो ये हो गया हमारा लेट। इसके बाद है हमारा विद। अब मैं चाहता हूँ मैं इट भी यूज ना करूँ, विद एम्प्लॉय में लिखा मैंने सीधा। ठीक है, एम्प्लॉय वन एंड एज वाज इक्वल टू 30 एंड नेम वाज इक्वल टू करण। मैंने वैल्यू अपडेट कर दी। इट डॉट एज ना लिखना पड़े मेरे को, इट डॉट नेम ना लिखना पड़े, तो सीधा इसने एम्प्लॉय करण कर दिया और नेम वो कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे देख वेल एक्स वाई इक्वल टू, एक मिनट इसको हटाता हूँ लेट को, लेट से एक्स को हटा देता हूँ। इसका अब यूनिट टाइप है अगेन, नीचे में 2 लिखूंगा 5, तब इसका इंटीजर टाइप हो जाएगा, लास्ट वैल्यू ये रिटर्न करता है। तो ये हमारा हो गया विद लेट। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को लेट की भी फंक्शनैलिटी मिल जाए,
कि मैं एम्प्लॉय पे रन कर सकूं। एम्प्लॉय वन डॉट रन, मैं चाहता हूँ एज, एज टू, तो हम इसी पे एम्प्लॉय वन पे रन कर रहे हैं। हाँ, इसको कर देता हूँ मैं रन। तो रन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है लेट और विद का। तो रन में, रन नेम क्या है हमारा, रन, और एज क्या है 23। छोटी सी चीज बची है, बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको। जैसे हमने कोई भी फंक्शन बनाया है, एक कस्टम फंक्शन बनाना, मतलब जो कस्टम डेटा टाइप फंक्शन वन के नाम से बनाता हूँ, डेटा वेल नंबर, अभी मैंने नंबर इन पे डिफाइन कर दिया, प्रिंट वैल्यू, वैल्यू कुछ भी वैल्यू, मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसमें मैं पास कर रहा हूँ टू। तो इंटीजर वैल्यू है तो वन होना चाहिए। मैं फंक्शन उनको पास कर रहा हूँ 23, तो ये मेरे को एरर दे रहा है। रिक्वायर्ड इंट है, स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसका जो डेटा टाइप मैं कुछ भी पास करूँ, एनी इंट हो स्ट्रिंग हो, वो उसको प्रिंट कर दे। तो इसके लिए मैं इंट तो दे नहीं सकता, तो इसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो इसका डेटा टाइप मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसका टी, ये कस्टम डेटा टाइप चेक करेगा और इसके इंट की जगह टी डेटा टाइप, टाइप से पहले टी पहले आना चाहिए। ओके ठीक है। तो टी क्या होता है, टी एनी टाइप होता है कि आप कुछ भी भेजो उस डेटा टाइप सेंड कर देगा। हम यूज करते हैं, अगर हमें कस्टम टाइप बनाना है किसी भी कोई भी टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप एक्सेप्ट कर सके, तो हम बेसिकली स्टेज से डिफाइन करके बना लेते हैं। सो या गाइस, दिस इज द होल वीडियो ऑफ Kotlin। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कहीं भी लगा कि मैंने पूरी वीडियो में कुछ ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा है, या फिर आपको किसी भी पार्ट की पूरी फुल वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, या कमेंट में आपको जो जो अच्छा लगा, या फिर आपको एंड्रॉइड में फर्दर जो या जेटपैक कंपोज में कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक पे चाहिए, सजेशन चाहिए, वो भी कमेंट में मेरे को बताएं। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे या सजेशन से वीडियो बनाएंगे। एंड आप मेरे को डायरेक्टली मेरे सोशल हैंडल्स पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब अवेलेबल मिल जाएगा। सो यार, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।